स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। च्यवनप्राश रुद्र। ये कहानी मनोला ग्रह की है जहां पर मार्शल आर्ट, जादू और ध्यान लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको कोई भी आकर कुचल सकता है। इस दुनिया के अंदर जिस आदमी के पास ताकत नहीं है वह आदमी कीड़े के समान है जिस पर ताकतवर इंसान राज करते हैं। एक घने जंगल के अंदर 18 वर्षीय लड़का 17 साल की लड़की और उसके 11 वर्षीय भाई को अपने दोनों कंधों पर उठाकर तेजी से भाग रहा था। उस लड़के के कपड़े कुछ ज्यादा खास नहीं थे बल्कि उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे, पर वह जिस लड़की को उठाकर भाग रहा था वह स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी। उस लड़की का रंग दूध की तरह गोरा था, बाल बंधे हुए और कमर लचीली थी, पर इस वक्त उस लड़के के हाथ उस लड़की की लचीली कमर को गंदा कर रहे थे। उस लड़की का नाम कनिका था। कनिका भागते हुए रुद्र को देखकर हैरान थी। तभी कनिका के 13 वर्षीय भाई ने, जिसका नाम समर वर्मा था, उसने रुद्र को देखते हुए घृणा से कहा, गुलाम हमें जल्दी से नीचे उतार। रुद्र समर की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वह तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जब समर देखता है एक गुलाम मुझे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। समर ने रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू यंग मास्टर के आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। तभी कनिका ने अपनी मधुर आवाज में कहा, रुद्र तुम तो मर गए थे जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। उस वक्त तुम मरने की गागर पर थे, फिर तुम जिंदा कैसे हो? पर तभी कनिका को कुछ याद आता है। आज से पहले कनिका को कभी किसी लड़के ने इस तरह नहीं छुआ था। रुद्र का हाथ धीरे धीरे कनिका की कमर से फिसलता हुआ नीचे जा रहा था। कनिका ने रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, रुद्र जल्दी से मुझे नीचे उतारो। पर रुद्र समर की तरह ही कनिका की बात को भी नजरअंदाज कर देता है। पर कनिका यहीं पर नहीं रुकती, वह झटपटाने लगती है और बार बार रुद्र को उसे छोड़ने के लिए कहती है। आखिरकार रुद्र परेशान होकर कनिका को अपने कंधे से नीचे गिर देता है। रुद्र का चेहरा गंभीर था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कनिका भी हैरान थी कि रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है। रुद्र तो ऐसा नहीं था, पर इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था। कनिका ने रुद्र से कहा, अभी भी वक्त है, हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। जिस पर रुद्र ने गुस्सा होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें मरने के लिए जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वहां पर जाकर उन 7वें स्तर के लुटेरे को मार सकती हो? अगर हाँ तो तुम वहां पर खुशी खुशी जा सकती हो। रुद्र की बात सुनकर कनिका की आंखें नम हो जाती है और उसे वह सब कुछ याद आने लगता है जो उसके परिवार के साथ हुआ था। कनिका के सामने ही उसके पूरे परिवार को जलाया जा रहा था। बस कनिका एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने परिवार को मारते हुए देख रही थी। दरअसल कनिका के परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था। लुटेरों ने अचानक से हमला करा था जिस वजह से कनिका के परिवार वाले काउंटर अटैक नहीं कर पाए थे। कनिका अपने परिवार को बचाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कनिका के सामने उनके परिवार का प्रोटेक्टर आ जाता है। हर परिवार का प्रोटेक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। उस प्रोटेक्टर का नाम अंगद था। अंगद ने कनिका को जल्दबाजी में कहा, मिस हमें यहाँ से चलना होगा, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। अंगद कनिका के भाई समर को भी अपने साथ लेकर आ गया था। भले ही समर 13 साल का था, पर उसे भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। समर ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, अंगद सही कह रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। उन दोनों की बात सुनकर कनिका ना चाहते हुए भी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंगद जंगल के रास्ते से उन दोनों को जल्द से जल्द लुटेरों से दूर लेकर जा रहा था। तभी अंगद को बहुत से कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब अंगद पीछे देखता है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। काले कपड़े पहने हुए 5 से 6 लुटेरे उन तीनों का पीछा कर रहे थे। वे सभी लुटेरे अंगद से बहुत ज्यादा ताकतवर थे जिस वजह से उनकी स्पीड उन तीनों से ज्यादा थी। वे सभी लुटेरे किसी भी वक्त उन तीनों के पास पहुंचने ही वाले थे। तभी अंगद रुकता है और वह कनिका और समर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। पर कनिका ने अंगद से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, हमारे परिवार के सारे लोग मारे गए, अब मैं और किसी को नहीं मरने दूंगी। समर ने कहा, कनिका ठीक कह रही है, अगर आज हमें इन लुटेरों का सामना करते वक्त मारना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार है। उन दोनों की बातें सुनकर अंगद ने परेशान होते हुए कनिका से कहा, मिस क्या आप भूल गई? आपने अपने पिताजी से क्या वादा किया था? आप किसी भी हालत में अपने परिवार की मार्शल आर्ट को इन लुटेरों के हवाले नहीं कर सकती। आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है, ये सभी लुटेरे आपके परिवार की मार्शल आर्ट के पीछे हैं। अंगद की बात सुनने के बाद भी कनिका और समर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि आज उन दोनों ने कसम खा ली हो, या तो वे आज मर जाएंगे या फिर उन लुटेरों को मार देंगे। पर अंगद ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इन लुटेरों का सामना करना आत्महत्या से कम नहीं है। वे कुछ भी कर ले, अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, वे फिर भी इन लुटेरों का सामना नहीं कर पाएंगे। तभी अंगद के सामने खड़े लुटेरे में से जो सबसे आगे खड़ा था और वह देखने में इन सभी लुटेरे का लीडर लग रहा था, उसने अपने एक साथी से कहा, इस लड़की को पकड़ कर ले आओ।
उन सभी लुटेरों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने मुंह को भी पूरी तरह कवर कर रखा था। उन सभी लुटेरे की चाल भाव और बात करने के तरीके से वे सभी लुटेरे अपने इस काम में बहुत ज्यादा माहिर लग रहे थे। वे सभी लुटेरे 7वें स्तर पर थे जबकि अंगद 5वें स्तर पर था। भले ही अंगद और उसके सामने खड़े लुटेरे में सिर्फ 2 ही स्तर का फर्क था, पर यह अंतर काफी बड़ा था। अंगद तो उन सभी लुटेरे में से एक लुटेरे का भी सम्मान नहीं कर सकता था और उसके सामने तो इस वक्त 6 लुटेरे थे। अंगद कनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वह लुटेरा अंगद के पास पहुंचता है, अंगद उस लुटेरे को अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए मारने की कोशिश करता है, पर वह लुटेरा अपने एक ही हाथ से अंगद के हमले को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से अंगद के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। भले ही अंगद का शरीर भारी भरकम था, पर 7वें स्तर के आगे वह कुछ नहीं था। उस लुटेरे के एक ही मुक्के में अंगद देर हो गया और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा था। तभी लुटेरों के लीडर ने कहा, जल्दी करो, हमारे पास इन सभी के साथ खेलने का इतना ज्यादा वक्त नहीं है, हमें इस लड़की से वह मार्शल आर्ट लेकर यहाँ से निकलना है। अपने लीडर की बात सुनकर वह लुटेरा कनिका के पास जाने लगा, जहां कनिका भी उस लुटेरे को अपने पास आते हुए देखकर उस लुटेरे के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी उन सभी लुटेरों के पीछे से हवा को चीरता हुआ एक लड़का आता है और वह उन सभी लुटेरों के सामने से ही रोशनी और उसके भाई को अपने कंधे पर उठाकर जंगल के अंदर भाग जाता है। उस लड़के की हाइट 5 फुट 1 इंच के आसपास थी और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र था। वे सभी लुटेरे रुद्र का पीछा करना चाहते थे, पर अंगद उन सभी के सामने आकार खड़ा हो गया था और वह किसी भी लुटेरे को आगे नहीं जाने दे रहा था। तभी कनिका अपने भाई की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आती है, जो रुद्र से कह रहा था, अबे ओ, मुझे कौन नीचे उतरेगा। असल में रुद्र ने कनिका को तो नीचे उतार दिया था, पर उसने अभी तक समर को नहीं उतारा था। रुद्र को समर का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रुद्र ने कहा, बच्चे चुप हो जा, क्या तुझे अपनों से बड़े के साथ बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। जिस पर समर ने कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत, जो तू गुलाम होकर यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। असल में कनिका और समर वर्मा परिवार से है, जो कि एक राज परिवार है और राज परिवार के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। जिस भी परिवार के अंदर जितने ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, वह परिवार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है और उस परिवार की उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है, या फिर कह सकते हैं वह परिवार पूरे शहर को नियंत्रित करता है। समर राज परिवार के मुखिया का बेटा था और कनिका उसकी सगी बहन थी, पर उनके परिवार के ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया था, जहां कनिका के परिवार के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भी उन लुटेरा को नहीं रोक पाए और उन लुटेरों ने कनिका के माता पिता को मार दिया। समर 13 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था, जहां समर की जिम्मेदारी का सारा भार कनिका के ऊपर आ गया था। कनिका के पिता ने मरने से पहले कनिका को बताया था, सभी लुटेरे उनके खानदान की पुश्तैनी मार्शल आर्ट के पीछे हैं, कनिका को कुछ भी करके उस मार्शल आर्ट को उन लुटेरों के हाथों में नहीं लगने देना। फिलहाल तो रुद्र उन सभी लुटेरों से कनिका और रुद्र को बचाकर ले आया था, पर वे सभी लुटेरे उन्हें किसी भी वक्त ढूंढ सकते थे। रुद्र ने अभी भी समर को नीचे नहीं उतरा था, जहां समर ने दोबारा से रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, गुलाम, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे नीचे उतार दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरा राज परिवार खत्म होने की कगार पर है और तेरी अकड़ अभी तक नहीं गई। अगर तू मेरे साथ इसी तरह बातें करता रहा तो मैं तेरी तशरीफ पर मारकर तुझे सजा दूंगा, रुद्र ने उसी के लहज में समर से कहा। रुद्र की बात सुनकर समर भूखला गया था, जहां पहले जो गुलाम उसके सामने नजरें मिलाने से भी डरता था, आज वही गुलाम उससे इस तरह बात कर रहा था। समर ने कहा, तुझे अपने परिवार में रखना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमने तेरे ऊपर तेरस खाकर तुझे अपने परिवार में रहने के लिए जगह दी और अब तू उसी परिवार के यंग मास्टर के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। रुद्र इतनी देर से समर की बात सुनकर पक गया था, पर अब उसे रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। रुद्र समर को उल्टा करता है और उसकी तस्वीर अपने हाथ का चाटा दे मारता है और इसी के साथ पूरे जंगल में चट की आवाज गूंज जाती है। समर को सबक सिखाने के बाद रुद्र समर को छोड़ देता है। रुद्र से मार खाने के बाद समर बिल्कुल शांत था और वह उसे बिना कुछ बोले अपनी बहन के पास चला जाता है। अपनी बहन के पास जाने के बाद समर उसकी गोद में अपना सर रखकर रोने लगता है और अपनी बहन से रोते हुए कहता है, कनिका, आज इस गुलाम की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। कनिका को भी रुद्र की इस हरकत से गुस्सा आ गया था। कनिका बोली, रुद्र, तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी, तुम राज परिवार के लड़के को कैसे मार सकते हो। जिस पर रुद्र ने कहा, ये यंग मास्टर के लिए बहुत छोटी सजा है, हमें अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। हम इस वक्त आपके आरामदायक घर में नहीं बल्कि जंगल के अंदर है और हमें हमारे दुश्मन किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर कनिका चुप हो जाती है, जहां रुद्र पीछे मुड़ता है और आगे की तरफ देखने लगता है। कनिका ने रुद्र को देखते हुए अपने आप से कहा, क्या मेरे सामने वही रुद्र खड़ा है जो सबसे ज्यादा डरपोक हुआ करता था, किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, जो किसी के साथ नजरें भी नहीं मिला सकता था। आज उसने राज परिवार के यंग मास्टर को मारा। तभी कनिका को कुछ याद आता है। उस बात को याद करके कनिका ने रुद्र से कहा,
रुद्र तुम तो बहुत ज्यादा घायल थे और तुम किसी भी वक्त मर सकते थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे? कनिका की बात सुनकर रुद्र उस पल को याद करने लगता है। असल में इस वक्त रुद्र के शरीर में जो आत्मा थी वह रुद्र की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट आदित्य की थी। रुद्र तो 18 घंटे पहले ही मर चुका था। रुद्र आसमान की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आखिरकार कौन है ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान? आदित्य। और आदित्य की आत्मा 18 वर्षीय रुद्र के शरीर में क्या कर रही है? रुद्र कनिका और समर को क्यों बचा रहा है? और क्या वे सभी लुटेरे कनिका से उसकी पुश्तैनी मार्शल आर्ट ले पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। चटूक धोखा। हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि कनिका रुद्र से एक सवाल पूछती है, जहां रुद्र कनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अब आगे। कनिका रुद्र को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उन लुटेरों ने रुद्र को इतना ज्यादा घायल कर दिया था। रुद्र का जिंदा बच पाना नामुमकिन था, और अगर रुद्र किसी तरह अपने आप को मरने से भी बचा लेता तो वह इतना ज्यादा घायल था, उसके घाव को हील होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता। पर इस वक्त रुद्र को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। कनिका की बात सुनकर रुद्र आसमान की तरफ देखने लगता है। रुद्र अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट था जिसे कोई नहीं हरा सकता था, बल्कि पूरी दुनिया के 7 मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, और उन सभी को स्वर्ग के देवता की उपाधि दी गई थी। वे सभी भी रुद्र से बहुत ज्यादा डरते थे। पर एक दिन रुद्र का सबसे खास स्टूडेंट उन सभी 7 राजाओं के साथ मिलकर रुद्र को धोखे से मार देता है, क्योंकि वह रुद्र से वह स्क्रोल पाना चाहता था जिसके अंदर लिखी हुई सभी स्किल सीखकर इतना ज्यादा ताकतवर बना जा सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपने इतने ज्यादा खास स्टूडेंट से धोखा खाने के बाद रुद्र बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, पर वह मरने से पहले उस स्क्रोल को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिस वजह से वह स्क्रोल ना ही रुद्र के स्टूडेंट को मिल पाता है और ना ही उन 7 राजाओं को जो रुद्र को मारने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। मरने के बाद जब रुद्र की आंख खुली, उसने अपने आप को 18 या 19 साल के दिखने वाले लड़के में पाया। रुद्र अपने आप को जवान लड़के में देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में 32 साल का था। पहले तो रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वह कुछ ही समय में समझ गया किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है अपने आप को ताकतवर बनाने और बदला लेने के लिए। जब रुद्र ने अपने नए शरीर की जांच की तो उसे पता चला वह भी पहले स्तर पर भी नहीं है। इस बारे में जानकर रुद्र बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में एक ताकतवर सम्राट हुआ करता था और इस जिंदगी में वह अपने पहले स्तर पर भी नहीं है। रुद्र को उस समय अपने पास एक घायल लुटेरा दिखाई दिया था जो अधमरी हालत में था। जब रुद्र ने खड़े होने की कोशिश की तो उसे पता चला वह भी बहुत ज्यादा घायल है। रुद्र उस लुटेरे के पास जाता है और उस लुटेरे के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिस वजह से उस लुटेर की सारी एनर्जी रुद्र के शरीर में आने लगती है। इस मेथड का इस्तेमाल करके उस लुटेरे के अंदर से एनर्जी बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा करूर था, पर रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पिछली जिंदगी में इससे भी करूर काम कर चुका था। उस लुटेरे के शरीर से एनर्जी लेने के बाद रुद्र उस एनर्जी को स्टेबल करता है। हालांकि इस मेथड का इस्तेमाल करके रुद्र एक ही रात में पहले से 5वें स्तर पर पहुंच गया, पर रुद्र ताकतवर बनने के लिए इस मेथड का बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रुद्र खड़ा होता है और जंगल से बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में कनिका दिखाई देती है। कनिका का चेहरा देखकर रुद्र को अपनी जिंदगी की सारी यादें याद आने लगती है। अभी रुद्र अपनी यादों में ही खोया हुआ था, तभी उसे कनिका की आवाज आई, रुद्र क्या हुआ, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कनिका की आवाज सुनकर रुद्र अपनी सोच से बाहर आता है और कनिका के पास जाकर कहता है, बस किस्मत से बच गया, और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। और हाँ, मुझे लगता है वे लुटेरे हमें किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं। कनिका बोली, तुम ठीक कह रहे हो, वे सभी लुटेरे इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं और वे हमें ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। कनिका की बात सुनकर रुद्र शांत हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कनिका से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन सभी को इसी जंगल में मारेंगे। रुद्र की बात सुनकर कनिका हैरान थी, क्योंकि लुटेरे को मारने की बात वह कर रहा था जो कि खुद पहले स्तर पर भी नहीं था। कनिका और समर दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि रुद्र पहले स्तर पर भी नहीं है। रुद्र की बात सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, कनिका, लगता है हमें अपने गुलाम को सबक सिखाना पड़ेगा, आजकल ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। समर अभी 13 साल का था, पर समर के अंदर राज परिवार का यंग मास्टर होने की वजह से बहुत ज्यादा घमंड था। यंग मास्टर होने का मतलब था मुखिया की मृत्यु होने के बाद समर परिवार का अगला मुखिया बनेगा। कनिका समर के बिल्कुल विपरीत थी, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह रुद्र को गुलाम की तरह बिल्कुल भी नहीं देखती थी, वह उसे अपने परिवार का एक हिस्सा समझती थी। जब दूसरे बच्चे रुद्र को नीचा दिखाते थे और उसे परेशान किया करते थे, तब कनिका उनसे रुद्र को बचाया करती थी।
कनिका रुद्र को बहुत अच्छे से जानती थी। रुद्र के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी थी और वह कुछ लोगों को छोड़कर सभी से बात करने में बहुत ज्यादा घबराता था। शायद यही वजह थी कि रुद्र को सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। पर आज कनिका के सामने एक अलग रुद्र खड़ा था जिसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया था। रुद्र किसी के साथ बदतमीजी से बात करना तो दूर, वह किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता था, पर आज वह नजरे से नजरें मिलाकर और पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद कनिका ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम समर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं उन लुटेरे को रोकने की कोशिश करती हूँ। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे भाई को लेकर कहीं पर नहीं जाने वाला हूं। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन लुटेरे को रोकने में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें मारने के बाद वे लुटेरे हमें ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और फिर हमें भी मार देंगे। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, ये मैं कहां पर फंस गया। अगर मैं इन दोनों को नहीं बचाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को बचाना होगा। असल में जब रुद्र ने कनिका को उन लुटेरे के साथ देखा था और वह जानता था कि कनिका मुसीबत में है, तो उसने वहां से भाग जाने की सोची थी, क्योंकि रुद्र भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वह उन लुटेरे का सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही रुद्र कनिका से थोड़ा दूर गया था, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगा था और जब रुद्र वापस कनिका के पास गया, उसका दिल का दर्द ठीक हो गया। कुछ देर तक इसी बारे में पता लगाने के बाद रुद्र को पता चला कि ये सब इस शरीर की वजह से हो रहा है। दूसरा, रुद्र कनिका को बचाना चाहता था और उसका इरादा भी बहुत ज्यादा पक्का था, जिस वजह से जब रुद्र कनिका और समर से दूर जा रहा था तो उसका दिल दर्द कर रहा था। थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचने के बाद रुद्र समझ गया कि अगर उसे अपने दिल के दर्द से बचना है तो उसे कनिका और समर को बचाना होगा। अपनी सोच से बाहर आने के बाद रुद्र ने अपने हाथ को आगे करते हुए कनिका से कहा, जबकि वे लुटेरे तुमसे उन स्पिरिचुअल स्टोन को नहीं ले पाए, तुम उन स्पिरिचुअल स्टोन को मुझे दे दो। इन्हीं की मदद से मैं उन लुटेरों को हरा सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर कनिका हैरान हो जाती है। कनिका ने हैरानी में रुद्र से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अगर तुम हमारे प्रोटेक्टर के साथ मिलकर भी उन्हें हराने की कोशिश करोगे, तुम फिर भी उन्हें नहीं हरा पाओगे। कनिका की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कहा, तुम्हें लगता है मैं उन लुटेरों को नहीं हरा पाऊंगा, पर वे लुटेरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे उन स्पिरिचुअल स्टोन को दे दो या फिर उन लुटेरों का इंतजार करो। रुद्र की बात सुनकर कनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रुद्र को स्पिरिचुअल स्टोन देने चाहिए या फिर नहीं। स्पिरिचुअल स्टोन देखने में छोटे छोटे पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, जिनके अंदर एनर्जी भरी होती है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल पैसों की तरह होता है, जिसकी मदद से कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल सामान खरीदने में ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान और किसी मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी हो सकता है। रुद्र को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर कनिका ना चाहते हुए भी अपने हाथ की स्पेस रिंग रुद्र को दे देती है। उस अंगूठी को देने के बाद कनिका ने रुद्र से कहा, इस अंगूठी के अंदर मेरे परिवार का सारा खजाना है, इसे लेकर कहीं पर भाग मत जाना। स्पेस रिंग अंगूठी की तरह दिखाई देती है, जिसके अंदर सामान स्टोर किया जाता है। स्पेस रिंग भी बहुत प्रकार की होती है, जितनी ज्यादा अच्छी स्पेस रिंग होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा सामान रखा जा सकता है। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने जंगल के अंदर जाते हुए कनिका से कहा, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं कुछ जाल बिछाकर आता हूँ। समर को रुद्र का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जहां पहले रुद्र समर से नजरें भी मिलाने की गलती नहीं करता था, वही आज रुद्र ने उसके ऊपर हाथ उठाया। समर ने रुद्र को देखते हुए कनिका से कहा, हमारा गुलाम कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कनिका समर की बात को समझ सकती थी और वह ये भी समझती थी कि समर अभी बच्चा है, इसे अभी लोगों को परखना नहीं आता है। कनिका ने समर को समझाते हुए कहा, ये जैसा भी है पर ये उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो दूर से देखते रहते हैं और कुछ करते भी नहीं है। भले ही रुद्र का व्यवहार सही नहीं है, पर वह हमारी मदद कर रहा है। समर को समझाने के बाद कनिका रुद्र को देखने लगती है, जो अभी जंगल के अंदर जा रहा था। कनिका ने रुद्र को देखते हुए कहा, ये वह रुद्र बिल्कुल भी नहीं है जिसे मैं जानती थी। क्या रुद्र बदल गया? अब आगे क्या होगा? रुद्र कनिका और समर को उन लुटेरों से कैसे बचाएगा? अगर रुद्र कनिका और समर को नहीं बचा पाया तो क्या वह अपने शराब की वजह से मर जाएगा? अगर कनिका को रुद्र की असलियत पता चल गई कि रुद्र के शरीर में आदित्य की आत्मा है और रुद्र पहले ही मर चुका है, तो कनिका क्या करेगी? इस बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। चैप्टर 3 इल्यूजन फॉर्मेशन। हमने अभी तक कहानी में पढ़ कि रुद्र कनिका और समर को सभी लुटेरों से बचाकर जंगल के अंदर ले आता है और कनिका से सभी स्पिरिचुअल स्टोन लेकर उस जगह पर जाल बिछाने लगता है। अब आगे कनिका की नजर रुद्र पर थी और वह रुद्र को बड़े ध्यान से देख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्र एक पेड़ के पास रुक जाता है और स्पेस रिंग के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकालकर उन्हें गोलाकार रूप में जमीन पर रख देता है और फिर एक मंत्र पढ़ने लगता है।
जैसे ही रुद्र का मंत्र खत्म होता है वे सभी स्पिरिचुअल स्टोन उस जगह से गायब हो जाते हैं। उन स्पिरिचुअल स्टोन को अपनी जगह से गायब होते हुए देखकर कनिका को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि रुद्र उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना रहा है। रुद्र को फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर कनिका बहुत ज्यादा हैरान थी। कनिका ने अपनी आंख को मलते हुए अपने आप से कहा, क्या ये सच में एक फॉर्मेशन बना रहा है? पर ये कैसे हो सकता है? फॉर्मेशन के आगे तो मार्शल आर्ट की तकनीक भी बेकार है और एक गुलाम के पास फॉर्मेशन बनाने की तकनीक कहां से आए? कनिका अभी भी रुद्र को देख रही थी, जहां रुद्र जगह जगह स्पिरिचुअल स्टोन गिरकर मंत्र पढ़ रहा था। सारी फॉर्मेशन बिछाने के बाद रुद्र दो बार से कनिका के पास आ जाता है। कनिका बोली, रुद्रा, क्या तुमको फॉर्मेशन बनानी भी आती है? और तुमने फॉर्मेशन बनाना कहां से सीखा? और क्या तुम उन लुटेरों को इन्हीं फॉर्मेशन की मदद से हराना चाहते हो? कनिका के इतने सारे सवाल सुनकर रुद्र ने कनिका को शांत करते हुए कहा, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे पास तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र ने अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए आगे कहा, बस अब हमें उन सभी के मरने का इंतजार करना है। इधर उन सभी लुटेरों ने अंगद को मारा नहीं था बल्कि उसे बंदी बना लिया था। अंगद अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वह अपने हाथ की राशियों को नहीं खोल पा रहा था। अंगद ने गुस्से में उन सभी लुटेरों से कहा, तुम लोग मुझे मार डालो, वरना अगर मैं गलती से भी आजाद हो गया तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अंगद की बात सुनकर उन सभी लुटेरों के लीडर, जिसका नाम लुक्का था, उसने शांति और सर्द भरी आवाज में अंगद से कहा, तुझे मारने के लिए मेरा एक साथी ही काफी है, पर मैं तुझे अभी नहीं मारने वाला हूं। मैंने सुना है वर्मा परिवार की मिस बहुत ज्यादा दयालु है। मैं तेरा इस्तेमाल करके उससे वह पुश्तैनी मार्शल आर्ट हासिल करने वाला हूं। इससे पहले लुक्का आगे कुछ कह पाता तभी एक लुटेरे ने चिल्लाते हुए लुक्का से कहा, मास्टर सामने देखो, पेड़ के पास कोई बैठा हुआ है। अपने साथी की बात सुनकर लुक्का सामने की तरफ देखता है। उसे अपने सामने पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। जब लुक्का उस लड़के को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही है जो उनकी नाक के नीचे से वर्मा परिवार की मिस को लेकर गया था। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। जैसे ही रुद्र की नजर सबसे सामने खड़े लुटेरे पर जाती है वह उसे देखते ही समझ जाता है कि ये उन सभी लुटेरे का लीडर है। रुद्र ने लुक्का को देखते हुए कहा, तूने तो इस जगह पर आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर लुक्का अपने चेहरे से काला कपड़ा उतारते हुए बोला, लड़के, तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है जो तू यहाँ पर मरने के लिए आ गया, पर अब मैं तुझे यहाँ से कहीं भागने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद लुक्का ने तुरंत अपने एक साथी से कहा, इस चूजे को मार डालो। लुक्का की बात सुनकर एक लुटेरा तेजी से रुद्र की तरफ जाने लगता है। उस लुटेरे के हाथ में एक तलवार थी और वह पलक झपकते ही रुद्र के पास पहुंच जाता है। इस दौरान रुद्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट बेकरार थी। वह लुटेरा अपनी तलवार से रुद्र का गला काटने ही वाला था तभी रुद्र बोला, मैंने वर्मा परिवार की कनिका और उसके भाई को बंदी बना लिया है। जैसे ही लुक्का के कानों में ये शब्द पड़ते हैं वह तेजी से अपने साथी को रुकने के लिए कहता है और लुक्का का साथी भी लुक्का की बात सुनकर रुद्र से 2 कदम पीछे हट जाता है। लुक्का ने रुद्र से कहा, क्या ये बात सच है? तूने मिस कनिका और उसके भाई को बंदी बना लिया है? जिस पर रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, मुझे तेरे साथ एक डील करनी है। कैसी डील? तू मेरे साथ किस तरह की डील करना चाहता है? लुक्का रुद्र के पास आते हुए बोला। लुक्का की बात सुनकर रुद्र ने सर्द भरी आवाज में लुक्का से कहा, मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है। तुझे तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक गुलाम हूं और मैं पूरी जिंदगी एक गुलाम बनकर नहीं काटना चाहता हूं। मुझे भी एक परिवार का मुखिया बनना है और अकेले तो मैं परिवार का मुखिया बनने से गया, पर मैं तेरी मदद से परिवार का मुखिया बन सकता हूं। इतना कहने के बाद रुद्र ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे कनिका और समर के पास लेकर जाने के लिए तैयार हूं। रुद्र की बात सुनकर लुक्का सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद लुक्का ने रुद्र से कहा, ठीक है, मैं तेरी डील मानने के लिए तैयार हूं। वैसे तो मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर मैं फिर भी तेरे साथ चलूंगा। तू हम सभी से आगे चलेगा और हम सभी तेरे पीछे आएंगे। लुक्का की बात सुनकर रुद्र उन सभी को जंगल के ओर अंदर लेकर जाने लगता है। अंगद, जिसको उन सभी लुटेरा ने बंदी बना रखा था, उसने रुद्र को कोसते हुए कहा, वर्मा परिवार जिसने तुझे रहने के लिए आसरा दिया और कमजोर होने के बावजूद भी तुझे अपने परिवार के अंदर रखा, आज तू उसी परिवार को धोखा दे रहा है। अंगद की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी रुद्र शांत था और वह उन सभी को जंगल के अंदर लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद रुद्र रुक जाता है, जिसे देखकर लुक्का ने कहा, तू यहाँ पर क्यों रुक गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। लुक्का की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने कहा, यहाँ पर मैं तेरे साथ कोई सौदा करने के लिए नहीं बल्कि तुझे मारने के लिए आया हूँ।
रुद्र की बात सुनकर लुक्का को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये सब रुद्र की चाल है। लुक्का तेजी से रुद्र की ओर अपना मुक्का मारने के लिए जाने लगता है और जैसे ही लुक्का रुद्र के पास पहुंचता है, रुद्र अचानक से गायब हो जाता है। रुद्र को अपनी जगह पर ना देखकर लुक्का को कुछ समझ में नहीं आता और वह पागलों की तरह रुद्र को अपने आसपास देखने लगता है। इससे पहले लुक्का कुछ समझ पाता, उसके आसपास धुंध आने लगती है। धुंध को अपने पास आते हुए देखकर लुक्का पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहता है, सभी आसपास रहना। पर जैसे ही वह पीछे देखता है, उसे अपना एक भी साथी नहीं दिखाई देता। इस वक्त लुक्का को धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और वह धुंध की वजह से ज्यादा दूर भी नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद लुक्का ने अपने आप से कहा, यहाँ पर एक इल्यूजन फॉर्मेशन है, पर उस गुलाम के पास एक फॉर्मेशन कैसे आई? इधर लुक्का और उसके साथियों से दूर कनिका एक फॉर्मेशन के बीच में बैठी हुई थी और उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी। कनिका के चारों तरफ सुनहरे रंग के मंत्र घूम रहे थे और कनिका अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। जहां समर, रुद्र और अंगद कनिका को देख रहे थे, तभी कनिका अपनी आंख खोलती है और रुद्र से कहती है, मैंने उन सभी लुटेरों को अलग कर दिया और मैं अंगद को भी हमारे पास लेकर आ गई, अब तुम क्या करने वाले हो? कनिका की बात सुनकर रुद्रा कनिका के पीछे बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर कनिका शर्माने लगती है और उसके दोनों गाल शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं। कनिका ने धीरे से रुद्र को कहा, रुद्र ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर रुद्र कनिका को आश्वासन देते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इतना कहने के बाद रुद्र कनिका के हाथ को फॉर्मेशन पर रख देता है और अपनी एनर्जी की मदद से उस फॉर्मेशन के अंदर मंत्र लिखने लगता है। जैसे ही रुद्र का मंत्र पूरा होता है, धुंध के अंदर से 6 तीर बाहर निकलते हैं। वे सभी तीर काले रंग की एनर्जी से कवर थे और वे सभी तीर तेजी से उन लुटेरों की तरफ जा रहे थे। लुक्का ने उनमें से एक तीर अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, इसलिए वह अपनी तलवार से उस तीर को काटने की कोशिश करता है, पर वह तीर उस तलवार से आर पार होकर लुक्का के शरीर में चला जाता है। जैसे ही वह तीर लुक्का के शरीर में जाता है, लुक्का तड़पने लगता है। इस वक्त लुक्का को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। लुक्का को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ रही हो। इस वक्त लुक्का ही दर्द में नहीं था, बल्कि लुक्का के सभी साथी भी दर्द में कर्रा रहे थे। उन सभी लुटेरों को इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, वे अपनी मौत की भीख मांग रहे थे। लुक्का ने कांपती हुई आवाज में गुस्से से कहा, आखिरकार तू क्या चीज है और तू मुझे कैसे मार सकता है? तभी धुंध के अंदर से रुद्र ने आते हुए कहा, इस बारे में जाकर नरक के देवता से पूछना, सम्राट आदित्य कौन है? इतना कहने के बाद रुद्र अपने नीचे 4 स्पिरिचुअल स्टोन गिरता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर रुद्र की फॉर्मेशन भी पूरी हो जाती है। रुद्र फॉर्मेशन के बीच में जाकर एक मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पूरा होने के बाद रुद्र ने लुक्का से कहा, ये तीर कोई मामूली तीर नहीं है, इन तीर की मदद से मैं किसी की भी आत्मा और एनर्जी को चुरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र अपने हाथ को ऊपर करता है। रुद्र के हाथ ऊपर करते ही लुक्का के अंदर से वह तीर बाहर निकलता हुआ रुद्र के शरीर में चला जाता है और लुक्का उसी वक्त मारा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सभी लुटेरे भी मारे जाते हैं और उनके अंदर से तीर निकलकर रुद्र के शरीर में चले जाते हैं। उन तीरों को अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखकर रुद्र की खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं 7वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 8वें स्तर पर पहुंच गया, मैं 9वें स्तर पर पहुंच गया। रुद्र उन लुटेरा की एनर्जी चुराकर 9वें स्तर पर पहुंच गया था। जहां पहले रुद्र के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वहीं अब रुद्र ने अपने आप को 9वें स्तर पर पहुंच लिया था। रुद्र ने लुक्का की लाश को देखते हुए अपने आप से कहा, बस इसी तरह के 3-4 बेवकूफ और मिल जाएं, मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद रुद्र आगे की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे मेरे दिल के अंदर बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा और मेरी एनर्जी भी मेरे शरीर के अंदर सुचारू रूप से बह रही है। बस अब मुझे एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकूं। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से कनिका की आवाज आई, अरे रुद्र तुम किधर चले गए थे? अब आगे क्या होगा? रुद्र कनिका को कैसे समझ पाएगा कि उसके पास ये अनोखी शक्तियां कहां से आई और उसे फॉर्मेशन बनानी कैसे आती है, और क्या अब कनिका से दूर जाने के बाद रुद्र के दिल में दर्द होगा? इस बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। चफोर्ट नकली क्रिस्टल। हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि रुद्र फॉर्मेशन की मदद से लुक्का और उसके सभी साथियों को मार देता है और उनकी एनर्जी चुराकर 9वें स्तर पर पहुंच जाता है। अब आगे। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से कनिका की आवाज आई, अरे रुद्र तुम किधर चले गए थे? कनिका की आवाज सुनकर रुद्र पीछे देखता है, जहां कनिका के साथ साथ समर और अंगद भी आ रहे थे। रुद्र ने कनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं उन लुटेरों को देखने के लिए गया था, कहीं उनमें से कोई लुटेरा बच तो नहीं गया, और अच्छी बात यह है उनमें से एक भी लुटेरा जिंदा नहीं है।
अभी रुद्र ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसके सामने अंगद आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे घूरने लगता है। रुद्र भी अचानक से अंगद को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी अंगद अपने घुटनों के बल बैठकर रुद्र से माफी मांगने लगता है। रुद्र, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम हमारी मदद कर रहे हो और मैं बेवकूफ तुम्हें पूरे रास्ते कोसता रहा। रुद्र अंगद को माफी मांगते हुए देखकर हैरान था, उसे नहीं लगा था कि अंगद उससे इस बात के लिए माफी मांगेगा। रुद्र अंगद को खड़ा करता है और उससे कहता है, तुम पूरे परिवार के प्रोटेक्टर हो और मैं एक छोटा सा गुलाम। तुम्हारा ओहदा मुझसे काफी बड़ा है और वैसे भी जाल बिछाने वाला आइडिया मेरा था, पर सब कुछ कनिका जी ने किया है। जैसे ही अंगद ये बात सुनता है वह खुशी के मारे उछलने लगता है। अंगद ने अपने आप से कहा, हमारा परिवार बिल्कुल सही हाथों में है, अब हमारे परिवार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्र कनिका के पास जाता है और उससे कहता है, जबकि सभी लुटेरे मारे गए, अब तुम क्या करोगी? रुद्र के इस सवाल का अंगद ने जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मेरा काम कनिका जी को प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग कनिका जी को लोट सिटी में लेकर जा रहे थे और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, कनिका जी की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से होने वाली है। अंगद की बात सुनकर रुद्र सोच में पड़ जाता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, कुमार परिवार लोट सिटी का सबसे बड़ा परिवार है और अगर इसकी शादी कुमार परिवार में हो गई तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, और यह रुद्र भी यही चाहता था कि कनिका खुश रहे। इतना सोचने के बाद रुद्र लोट सिटी जाने के लिए एक्साइटेड होने लगता है, और एक्साइटेड भी क्यों ना हो, जैसे ही कनिका की शादी हो जाएगी उसके दिल में कभी दोबारा से दर्द नहीं होगा। जब आदित्य की आत्मा रुद्र के शरीर में आई थी उस वक्त रुद्र का इरादा कनिका को बचाने का इतना पक्का था। आदित्य जब भी कनिका को मुसीबत में देखता था उसका मन कनिका को बचाने का करता था, और जब वह कनिका को नहीं बचाता था तो उसका दिल बहुत जोरों से दर्द करने लगता था, जिस वजह से आदित्य को उन लुटेरों से कनिका को बचाना पड़ा। भले ही शरीर रुद्र का था और अब वह शरीर आदित्य का हो गया था, पर आदित्य को भी रुद्र के इरादे के आगे झुकना पड़ा था। इधर एक लुटेरा तेजी से जंगलों को पार करता हुआ एक घर के सामने आकर रुकता है। वह घर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, उस लुटेरे के कपड़े बिल्कुल काले थे और ये लुटेरा भी लुक्का के साथी में से एक लग रहा था। वह लुटेरा उस घर के अंदर जाता है और हॉल में जाने के बाद उस लुटेरे को सिंहासन के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उस लड़के की उम्र 19 साल के करीब लग रही थी। वह लुटेरा उस लड़के को देखते ही उसके सामने झुक जाता है, जहां उस लड़के ने उस लुटेरे से कहा, क्या लुक्का ने उनसे वह मार्शल आर्ट ले ली? जिस पर उस लुटेरे ने कहा, नहीं मास्टर, लुक्का और उसके सभी साथी मारे गए और वर्मा परिवार के लोग भी लोट सिटी पहुंचे गए। उस लुटेरे की बात सुनकर भी उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट बेकरार थी। उस लड़के के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो और उन लोगों पर नजर बनाए रखना। उस लड़के की बात सुनकर वह लुटेरा वहां से चला जाता है, जहां वह लड़का खड़ा होता है और सिंहासन के पीछे वाले रूम के अंदर जाने लगता है। उस रूम के अंदर 70 वर्षीय एक बूढ़ा आदमी पैरालाइज अवस्था में पड़ा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बूढ़ा आदमी किसी भी वक्त मर सकता है। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद उस लड़के के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। उस लड़के ने हंसते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, बस एक बार मुझे वह मार्शल आर्ट मिल जाए, फिर मैं तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इधर वे चारों लोट सिटी पहुंच गए थे। लोट सिटी में चारों तरफ चहल पहल थी, लोग अपने काम से इधर उधर घूम रहे थे। आज अंगद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वह आज से पहले लोट सिटी नहीं आया था। अंगद ने लोट सिटी की चकाचौंध देखकर रुद्र से कहा, रुद्र, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी आज पहली बार किसी सिटी में आए हो? अंगद की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, पिछले जन्म में इस सिटी से कई गुना बड़ा तो मेरा घर था। इतना सोचने के बाद रुद्र ने कनिका से कहा, क्या हम सीधे कुमार परिवार में नहीं जा सकते? जिस पर कनिका ने कहा, नहीं, पहले मैं और समर जाकर बात करेंगे, फिर मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। इस तरह तो तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे? रुद्र ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। रुद्र को गुस्सा होते हुए देखकर अंगद रुद्र को संभालता है और उससे कहता है, देखो रुद्र, उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है और वे लोग राज परिवार से आते हैं, अगर हम सीधे उनके पास जाएंगे तो वे लोग गुस्सा हो जाएंगे। अंगद की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र ने अपने आसपास देखते हुए कहा, चलो फिर ठीक है, तुम एक होटल के अंदर रूम बुक करो, तब तक मैं सिटी घूमकर आता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी समर ने रुद्र को ठोकते हुए कहा, तू आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है, ये मत भूल तू आज हमारी वजह से लोट सिटी में आया है। एक बार मेरी बहन की शादी होने दे, फिर मैं तुझे अपने जीजा जी के साथ मिलकर बताऊंगा एक गुलाम की क्या औकात होती है। रुद्र जानता था समर अभी बच्चा है, पर वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। रुद्र समर के पास जाता है और उसकी बैक पर लात मारते हुए कहता है, यहाँ पर खड़ा होकर बकवास मत कर, जाकर अपने जीजा से बात कर।
रुद्र से दोबारा मार खाने के बाद समर कनिका के पास चला जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। समर को रोते हुए देखकर कनिका ने गुस्से में रुद्र से कहा, रुद्र तुम जानते हो कि तुम एक गुलाम हो, फिर भी तुम समर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। कनिका की बात सुनकर रुद्र ने भी तुरंत कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे पहले पंगा लिया था, इसे कह दो कि यह मुझसे दोबारा पंगा ना ले, और अगर तुम्हें मैं इतना ही ज्यादा बुरा लगता हूं तो मुझे आजाद कर दो। इतना कहने के बाद रुद्र उस जगह से जाने लगता है जहां अंगद भी रुद्र के पीछे पीछे आ जाता है। अंगद ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र ये तुम क्या कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो। अंगद की बात सुनकर रुद्र ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही रुद्र अपनी बात पूरी करता है तभी उसे अपने सामने बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उस जगह पर 12 से 13 आदमी मौजूद थे जो गोल घेरा बनाकर एक आदमी की बात सुन रहे थे। असल में वह आदमी क्रिस्टल बेच रहा था और एक राज परिवार की लड़की उन क्रिस्टल को नकली बता रही थी। उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास थी और उसके कपड़े देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लड़की राज परिवार से है। उस आदमी ने लड़की की बात सुनकर कहा, देखिए मिस, आपको इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता है, मैंने इन क्रिस्टल को बड़ी मेहनत से हासिल किया है, अगर आपको ये क्रिस्टल नहीं खरीदने तो आप यहाँ से जा सकती है। उस आदमी की बात सुनकर भी वह लड़की बिल्कुल शांति थी। उस लड़की ने कहा, हाँ मुझे इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता, पर मैंने असली के क्रिस्टल देखे हैं और तुम्हारे क्रिस्टल नकली है। इस बार वह आदमी उस लड़की की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए सभी लोगों से कहा, इन मिस ने एक बार इन क्रिस्टल को देखा है और एक बार देखने से ही इन्हें असली नकली की पहचान हो गई, ये तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने गुस्से में कहा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरा बिजनेस खराब मत कीजिए। इससे पहले वह आदमी आगे कुछ कहता तभी रुद्र ने उस आदमी के पास आते हुए कहा, तुम्हारा क्रिस्टल नकली है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। रुद्र को देखकर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस आदमी ने गुस्से में कहा, अब तू कहां से आ गया, लगता है तुम सभी मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो। रुद्र ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूं। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी ने भी तुरंत कहा, ठीक है मैं तैयार हूं, मैं भी देखता हूं तू मेरे क्रिस्टल को कैसे नकली साबित करता है। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र ने अंगद को एक कटोरे में पानी लेकर आने के लिए कहा और अंगद भी जल्दी ही एक कटोरे में पानी लेकर आ जाता है। रुद्र उस पानी के कटोरे को टेबल पर रख देता है और सभी लोगों से कहता है, इस कटोरे के अंदर साधारण पानी है और इस पानी के अंदर मैं सल्फर के टुकड़े गेर रहा हूँ। उस पानी के अंदर सल्फर के टुकड़े गेरने के बाद रुद्र एक क्रिस्टल को उठाता है और उस क्रिस्टल को पानी के अंदर गेर देता है। जैसे ही वह क्रिस्टल पानी के अंदर जाता है उस पानी का रंग हरा हो गया था। पानी के रंग को बदलता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी रुद्र ने कहा, तुम सभी को इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्रिस्टल पहले से ही नकली था। जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल को पानी के अंदर गेरा इस क्रिस्टल के ऊपर से सारा रंग उतर गया। इतना कहने के बाद रुद्र पानी के अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो कि अब साधारण पत्थर में बदल गया था। रुद्र ने पत्थर को दिखाते हुए उस आदमी से कहा, अब तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, ये क्रिस्टल नकली है। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी ने रुद्र के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, ठीक है मैं मानता हूं ये क्रिस्टल नकली है। बस उस आदमी के इतना कहने की ही देर थी, सभी लोग उस आदमी के पास आते हैं और उससे अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। सभी लोगों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उस आदमी ने रुद्र से कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तूने मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र उस आदमी से कुछ नहीं कहता, बस वह उस आदमी को देखता रहता। तभी रुद्र के पास वह लड़की आती है। उस लड़की ने रुद्र से कहा, तुम्हारी नजरें तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं, मैं पहले से ही जानती थी कि वे क्रिस्टल नकली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये साबित कैसे करूं। रुद्र ने कहा, मेरा सामना पहले भी इस तरह के ठगों से हुआ है, इसलिए मुझे इस तरीके का पता था। रुद्र की बात सुनकर वह लड़की उस जगह से जाने लगती है जहां रुद्र ने उस लड़की को जाते हुए देखकर अपने आप से कहा, ये आंखें, इन आंखों को देखकर मैं बता सकता हूं ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे इस तरह के लोगों को पहचानने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। उस लड़की के जाने के बाद रुद्र अंगद से कहता है, अंगद मुझे तुमसे 15 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। रुद्र की बात सुनकर अंगद बहुत ही ज्यादा हैरान था। अंगद ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें 15 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों चाहिए? जिस पर रुद्र ने कहा, मुझे कुछ खरीदना है। रुद्र की बात सुनकर अंगद ना चाहते हुए भी रुद्र को 15 स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। अंगद से स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद रुद्र अंगद को होटल भेज देता है और खुद उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसका उसने बिजनेस खराब किया था। अब आगे क्या होगा? आखिरकार रुद्र उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है? और वह राज परिवार से लड़की कौन थी? क्या कनिका कुमार परिवार में जाने के बाद रुद्र और अंगद को वापस बुलाएगी? इस बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। च 5 2 नमूने।
हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि रुद्र अंगद से 15 स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद उस आदमी का पीछा करने लगता है जो कुछ समय पहले नकली क्रिस्टल बेच रहा था। अब आगे रुद्र उस आदमी का पीछा करते हुए एक गली में चला गया था। जैसे ही रुद्र उस गली के बीच में जाता है वह आदमी बाहर आता है। रुद्र ने उस आदमी को देखते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत देर से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी हैरान था। उस आदमी ने हैरानी में कहा, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? तूने तो मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। जिस पर रुद्र ने कहा, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं। कुछ समय पहले जिस क्रिस्टल को मैंने नकली साबित किया था, मैं तुमसे उस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदना चाहता हूं। रुद्र की बात सुनकर उस आदमी के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उस आदमी ने कहा, तू मुझसे इस नकली क्रिस्टल को क्यों खरीदना चाहता है? ये क्रिस्टल तो एक स्पिरिचुअल स्टोन का भी नहीं। हाँ, ये बात तुमने सही कही, पर क्या पता मैं तुमसे इस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीद कर किसी और को 100 स्पिरिचुअल स्टोन में बेच दूं। रुद्र ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तू भी बिजनेस करना जानता है। पर एक दिक्कत है, तेरी वजह से मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया। वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी ने मुझे वापस क्रिस्टल देकर मुझसे स्पिरिचुअल स्टोन ले लिए और अलग से मुझे मारा भी। मैं तुझे इस क्रिस्टल को 10 स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं दे सकता, उस आदमी ने गुस्से में कहा। अब रुद्र को भी उस आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर उसने फिर भी उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम्हें इस क्रिस्टल के बदले कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? मैं इस क्रिस्टल को स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं बल्कि तुम्हारी जान के बदले दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह आदमी जोर से चिल्लाता है, चलो सभी लोग बाहर आ जाओ। उस आदमी की आवाज सुनकर गली के अंदर 5 आदमी और आ जाते हैं। वे सभी आदमी देखने में गुंडे लग रहे थे और उन सभी के हाथ में तलवार भी थी। गली के अंदर आते ही वे सभी आदमी रुद्र को घेर लेते हैं। उन सभी आदमी को देखने के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था और वह बेफिक्र होकर उन सभी के बीच में खड़ा था। रुद्र ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता था, पर लगता है तुम मेरे साथ सौदा नहीं करना चाहते। रुद्र की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तेरे साथ कोई सौदा नहीं करना, तेरी वजह से आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इससे पहले वह आदमी आगे कुछ कर पाता तभी रुद्र 5 स्पिरिचुअल स्टोन को जमीन पर गिरा देता है और उनसे एक फॉर्मेशन बनाने में रुद्र को कुछ ही सेकंड लगते हैं। फॉर्मेशन बनाने के बाद रुद्र अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। रुद्र के इतना कहते ही उस फॉर्मेशन के अंदर से काले रंग की तलवारें निकलने लगती है और वे सभी तलवारें कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी आदमी के शरीर में चली जाती है। अब कोई भी आदमी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, सभी आदमी अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। रुद्र उस दुकानदार के पास जाता है और उससे वह क्रिस्टल ले लेता है। रुद्र ने उस दुकानदार से कहा, मैंने तुझे एक मौका दिया था पर तूने वह मौका गवा दिया। इतना कहने के बाद रुद्र पहले की तरह उन सभी के अंदर से उनकी आत्मा को चुरा लेता है और वे सभी आदमी उसी वक्त मारे जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ था, किसी को भी कुछ समझने का वक्त नहीं मिला था। वह आदमी रुद्र को मारने ही वाला था, पर तभी रुद्र के नीचे से कुछ तलवारें बाहर निकलती है और वे तलवारें सभी आदमियों को मार देती है। रुद्र को उन सभी की आत्मा ऑब्जर्व करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वे सभी आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है। उन सभी आदमी को मारने के बाद रुद्र अंगद के पास चला गया था। अंगद उसी होटल में था जिस होटल में रुद्र ने अंगद को रूम बुक करने के लिए कहा था। रुद्र अंगद के पास जाता है और उससे कहता है, मैं इस कमरे के अंदर जा रहा हूं और जब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं आ जाता, तुम्हें किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने देना। अंगद समझ गया था रुद्र को कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए वह रुद्र से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने दूंगा। अंगद की बात सुनकर रुद्र कमरे के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। वह क्रिस्टल मुट्ठी के बराबर था और उसका रंग लाल था। रुद्र उस क्रिस्टल की एनर्जी को महसूस करता है और अपने आप से कहता है, हाँ ये वही है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये वही है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर ना ही खुशी थी और ना ही वह परेशान लग रहा था। रुद्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। उस क्रिस्टल की एनर्जी महसूस करने के बाद रुद्र पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे कि उसे सोने की खदान मिल गई हो। रुद्र ने अपने आप से कहा, ये तो प्योर मॉन्स्टर वर्ल्ड क्रिस्टल है, मुझे नहीं लगा था मुझे इस जगह पर मिल जाएगा। ये क्रिस्टल हजारों मॉन्स्टर के खून से बनता है और इसे बनने में भी हजारों साल लगते हैं। इस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में प्राचीन बुक के अंदर पढ़ा था, इस क्रिस्टल की मदद से हम इवल सोल बना सकते हैं। रुद्र को बहुत अच्छे से पता था, अगर उसने एक बार इस क्रिस्टल की मदद से इवल सोल को बना लिया तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इविल सोल की मदद से रुद्र किसी को भी मरवा सकता था और उसकी पिछली जिंदगी में इविल सोल के आगे तो 7 सम्राट भी कुछ नहीं थे।
रुद्र अपने हाथ को आगे करता है और चाकू की मदद से अपने हाथ को काट लेता है। रुद्र ने अपने हाथ से निकलते हुए खून को उस क्रिस्टल के ऊपर गिरते हुए कहा, मुझे इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर अपना खून गिराना होगा। प्राचीन बुक के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट छुपे हुए थे और उन सीक्रेट में से एक इविल सोल को बनाने का भी था। मुझे उस बुक के हिसाब से तब तक इस क्रिस्टल पर अपना खून गिराना है जब तक मुझे इविल सोल की धड़कनें नहीं सुनाई देती। रुद्र उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता हुआ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आज उसे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर तक उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरने के बाद भी उस क्रिस्टल में कोई हलचल नहीं थी। रुद्र ने अपना अधिकतर खून उस क्रिस्टल के ऊपर गिर दिया था और अब रुद्र को चक्कर भी आ रहे थे, पर रुद्र ने अभी भी उस क्रिस्टल के ऊपर खून गिरना बंद नहीं किया था। रुद्र ने कहा, जब तक ये क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं हो जाता, मैं इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरना बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो पाया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी करके इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना होगा। रुद्र अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर सकता था और उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। अब रुद्र किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वह अभी भी इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता रहा तो वह मर भी सकता था, और अगर उसने इस क्रिस्टल के ऊपर खून गिराना बंद कर दिया तो उसे ऐसा दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र ने अपने आप से कहा, मुझे रुकना होगा वरना मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो फिर ये क्रिस्टल मेरे किस काम आएगा। इतना सोचकर रुद्र रुकने ही वाला था, तभी उसे उन 7 सम्राट की याद आती है जो उसे मारने के लिए अपनी लाखों की फौज लेकर आए थे। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट और लाखों मार्शल आर्टिस्ट की फौज देखकर भी रुद्र बिल्कुल नहीं डरा था, पर उसके स्टूडेंट ने उसे धोखे से मार दिया, जिस वजह से आज रुद्र इस जगह पर था। उस बारे में सोचकर रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और साथ में उसके हाथ से भी लगातार खून बह रहा था। रुद्र ने अपने हाथ पर एक और कट मारते हुए कहा, वे लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर मैं आज भी जिंदा हूं। मुझे कुछ भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। उस क्रिस्टल के ऊपर लगातार खून गिराने की वजह से आखिरकार वह क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया था। वह क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलता है और रुद्र के शरीर में चला जाता है। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, पर अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह सही से खड़ा हो पाए। रुद्र लड़खड़ाता हुआ बेड पर जाने की कोशिश करता है, पर वह उससे पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद रुद्र की आंख खुलती है और वह खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी रुद्र को अपने अंदर कुछ महसूस होता है। रुद्र ने हंसते हुए अपने आप से कहा, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं उस क्रिस्टल से इविल सोल बनाने में कामयाब हो गया। रुद्र के चेहरे पर खुशी अलग ही देखी जा सकती थी। इस वक्त रुद्र बहुत ज्यादा खुश था। रुद्र ने कमरे से बाहर जाते हुए अपने आप से कहा, जबकि मैंने इविल सोल को बना लिया, अब मुझे पता है मेरे लिए कौन सी मार्शल आर्ट बेहतर है। जैसे ही रुद्र कमरे से बाहर जाता है उसे अंगद दिखाई देता है, जो अभी तक उसके कमरे के बाहर खड़ा था। अंगद ने रुद्र को देखकर खुश होते हुए कहा, तो आखिरकार तुम पूरे 5 दिन बाद बाहर आ ही गए। अंगद की बात सुनकर रुद्र हैरान था। उसे नहीं लगा था कि वह पूरे 5 दिनों से बेहोश था। इससे पहले रुद्र अंगद से कुछ कहता तभी अंगद ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत पहले ही कुमार परिवार से हमें लेने के लिए लोग आ गए थे, पर तुम उस वक्त कमरे से बाहर नहीं आए थे। चलो अब चलते हैं, मिस कनिका हमारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद अंगद वहां से जाने लगता है, जहां रुद्र ने अंगद से कहा, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिनों से कमरे के अंदर क्या कर रहा था। रुद्र की बात सुनकर अंगद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वह तुम्हारा पर्सनल काम था और मैं जानता हूं जब वक्त आएगा तुम मुझे अपने आप बता दोगे। अंगद की बात सुनकर रुद्र को बहुत अच्छा महसूस होता है। आज से पहले वह कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जो उसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करता हो। कुछ समय बाद अंगद और रुद्र कुमार परिवार के मैंशन पहुंच जाते हैं। कुमार परिवार का घर देखने में बाहर से बहुत ज्यादा आलीशान था, और आलीशान भी क्यों ना हो, कुमार परिवार लोट सिटी के बड़े परिवारों में से एक था। जैसे ही अंगद और रुद्र अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी 2 सिपाही उन दोनों को अंदर जाने से रोक लेते हैं। उन दोनों सिपाही में से एक ने कहा, अरे तुम दोनों भिखारी कहाँ अंदर जा रहे हो, ये कुमार परिवार का घर है, कोई गरीब खाना नहीं। उस सिपाही की बात सुनकर अंगद ने उन दोनों को ग्रिड करते हुए कहा, मैं वर्मा परिवार का प्रोटेक्टर हूं और ये वर्मा परिवार का सलाहकार है। अंगद की बात सुनकर रुद्र हैरान हो जाता है। रुद्र ने अंगद को देखते हुए कहा, पहले तो ये लोग मुझे गुलाम गुलाम करते थे और अब सलाहकार बना दिया। तभी अंगद ने रुद्र के कान में धीरे से कहा, 5 दिनों पहले मिस कनिका ने तुमको हमारे परिवार का सलाहकार बताया था, चलो अब खुश भी हो जाओ, तुम्हारी तो तरक्की हो गई। अंगद की बात सुनकर रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं अपने पिछले जन्म में सम्राट था और यहाँ पर इन्होंने मुझे अपने परिवार का सलाहकार बना रखा है। अभी रुद्र अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी वे दोनों सिपाही हंसने लगते हैं। लो वर्मा परिवार से 2 और नमूने आ गए, चलो चलो तुम भी अंदर जा सकते हो। उनमें से एक सिपाही ने कहा, अब आगे क्या होगा। आखिरकार वे दोनों सिपाही रुद्र और अंगद से इस तरह बात क्यों कर रहे थे। क्या कनिका की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से हो गई।
जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। URL: च6 कुमार परिवार का मुखिया। कोई अंगद को कुछ भी कह दे, अंगद को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर जब बात उसके वर्मा परिवार पर आती थी वह कुछ भी कर सकता था। जब उसने अपने मिस के खिलाफ बात सुनी तो उसे उस सिपाही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह उस सिपाही को मारने ही वाला था, तभी रुद्र ने अंगद को पकड़ लिया। अंगद को पकड़ने के बाद रुद्र अंगद को कुमार परिवार के घर लेकर जाने लगता है। रुद्र ने आगे चलते हुए अपने आप से कहा, इन नौकरों का बर्ताव देखकर मैं बता सकता हूँ यहाँ के मालिक कैसे होंगे। ये घर मिस कनिका के लिए ठीक नहीं है। दासियों से कनिका के बारे में पूछने के बाद रुद्र और अंगद एक टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकते हैं। वह घर एक झोपड़े के समान था और उस घर की हालत बद से भी बदतर थी। उस घर की हालत देखने के बाद अंगद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अंगद ने गुस्से में अपने आप से कहा, ये कुमार परिवार वाले तो मैंने जैसा सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। हम उनके मेहमान बनकर इस जगह पर आए हैं और उन्होंने हमारे यंग मास्टर को रहने के लिए एक ऐसी जगह दी है। अंगद और रुद्र उस घर के अंदर जाते हैं जहां टूटे फूटे बेड के ऊपर समर उदास बैठा हुआ था। जैसे ही समर अंगद को देखता है वह भागता हुआ उसे अपने गले से लगा लेता है। अंगद समर को संभालते हुए कहता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पर आने में समय लगा दिया। रुद्र को कनिका कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसने समर से कनिका के बारे में पूछा। जहां कनिका का नाम सुनकर समर का चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। रुद्र ने समर के ऊपर जोर देते हुए कहा, बच्चे मुझे अपनी बहन के बारे में बता, इस वक्त वह कहाँ पर है। रुद्र की बात सुनकर समर ने कनिका के बारे में बताते हुए कहा, कुछ समय पहले यहाँ पर कुमार परिवार के मुखिया आए थे। उन्होंने कनिका से कहा था कि वह उनके बेटे के पास जाकर शादी करने से मना कर दे। समर की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, ऐसा करने से तो मिस कनिका की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। अगर उनके बेटे को मिस कनिका से शादी नहीं करनी तो उसे खुद आकर मना करना चाहिए। रुद्र समर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, बच्चे मुझे अपनी बहन के पास लेकर चलो। इधर कनिका कुमार परिवार के गार्डन में पहुंच गई थी। कुमार परिवार के गार्डन में मुखिया का बेटा यानी यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा था। उस लड़के की उम्र लगभग कनिका के आसपास थी और वह लड़का जिस लड़की के साथ खेल रहा था उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। कनिका ने उस लड़के के पास जाने के बाद कहा, विवेक मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। जैसे ही विवेक कनिका को देखता है उसका मुंह उतर जाता है। विवेक ने कनिका से कहा, मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही। इतना कहने के बाद विवेक ने अपने पास खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं नंदिनी के साथ प्यार करता हूं और इसके साथ ही शादी करूंगा। विवेक की बात सुनकर नंदिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इसने बिल्कुल सही कहा, ये मुझसे प्यार करता है और ये किसी और से शादी नहीं करने वाला। उन दोनों की बातें सुनकर कनिका मायूस थी, पर वह हार नहीं मानती। कनिका ने कहा, विवेक तुम ये शादी कैसे तोड़ सकते हो, क्या तुम सब कुछ भूल गए, हम दोनों बचपन में कैसे खेलते थे, हम दोनों कैसे बड़े हुए। इससे पहले कनिका आगे कुछ कह पाती तभी विवेक ने कनिका को रोकते हुए कहा, तुम्हारा वर्मा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहती हो जिससे मैं तुम्हारी मदद करूं, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला हूं। कनिका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। कनिका ने उम्मीद की राह में विवेक से दोबारा कहा, क्या तुम सब कुछ भूल गए, हमारी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। विवेक मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कनिका और भी बोलना चाहती थी पर तभी कनिका के पास नंदिनी आती है और वह उसके पास आते ही उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। नंदिनी ने कहा, कामिनी क्या तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, वो तुझसे शादी नहीं करने वाला, मैं तुम्हें एक बार और कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। इतना कहने के बाद नंदिनी विवेक की तरफ देखते हुए कहती है, और हाँ मैं तुम्हें भी समझ रही हूँ, आज के बाद तुम मुझे कभी इसके साथ मत दिखना। नंदिनी की बात सुनकर विवेक भी डर जाता है। विवेक ने नंदिनी को दिलासा देते हुए कहा, अरे मेरी जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा सभी लड़कियां मेरी नजरों में कचरे के समान है। अब कनिका की सारी आस टूट गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ना ही उसके पास कोई घर था और ना ही कोई ठिकाना। कनिका की गोरी त्वचा एक तरफ से लाल हो गई थी और वह कुछ चाह कर भी नहीं कर सकती थी। जिसके पास वह उम्मीद लेकर आई थी वह भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त कनिका पूरी तरह टूट गई थी। कनिका अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वह अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाई। कनिका ने रोते हुए अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं, हाँ मुझे ये करना ही होगा, मैं अपने घुटनों पर आने के लिए तैयार हूं, क्या पता ये मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। इतना सोचने के बाद कनिका अपने घुटनों के बल बैठने ही वाली थी पर तभी वहां पर रुद्र आ जाता है और वह कनिका को खड़ा करते हुए तेजी से उन दोनों के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। रुद्र से थप्पड़ खाने के बाद विवेक और नंदिनी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़े हो गए थे। विवेक रुद्र को देखकर थोड़ा डर रहा था। विवेक ने डरते हुए अपने आप से कहा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, मुझे तो पता भी नहीं चला ये यहाँ पर कब आ गया, और मैं कुमार परिवार का यंग मास्टर हूँ, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है।
इधर रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्यों कर रहा है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैं इसके लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत लोगों को मारा है, पर आज से पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये सब जरूर इस दिल के शराफ की वजह से हो रहा होगा, जो उस पिछले वाले रुद्र के पक्के इरादे की वजह से क्रिएट हुआ है। रुद्र ने एक पल के लिए उन दोनों के एक्सप्रेशन को देखा और फिर आगे कहा, लगता है मुझे कुछ दिन और वर्मा परिवार के साथ रहना होगा यहाँ पर, तो मिस कनिका की शादी होने से रही। इतना सोचने के बाद रुद्र कनिका के पास जाता है और उसके आंसू पहुंचने के बाद कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। रुद्र की बात सुनकर पूरा वर्मा परिवार वहां से जाने लगता है, पर तभी पीछे से नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी को क्या लगता है मेरे थप्पड़ मारने के बाद तुम लोग आसानी से चले जाओगे? जिस पर कनिका ने पीछे मुड़ते हुए कहा, फिर तुम क्या चाहती हो? तुमने कहा था हम कुमार परिवार छोड़कर यहाँ से चल जाए, हम वही तो कर रहे हैं। हाँ, कुमार परिवार तो तुझे छोड़कर जाना होगा, पर इससे पहले तुझे अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। इतना कहने के बाद नंदिनी ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, और स्पेशली इस लड़के को, इसको 3 बार मुझसे झुककर माफी मांगनी होगी। रुद्र से थप्पड़ खाने के बाद भी नंदिनी और विवेक में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब तो वे लोग वर्मा परिवार की पूरी इज्जत उतारने के बारे में सोच रहे थे। अंगद को भी नंदिनी की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंगद बोला, मुझे नहीं पता था कुमार परिवार का यंग मास्टर ऐसा है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपनी मिस को यहाँ पर नहीं लेकर आता। अंगद की बात सुनकर नंदिनी ने कनिका को देखा और फिर कहा, तू यह मत भूल, तेरा भाई भी यहीं पर है, जल्दी करो और अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना कुछ भी हो सकता है। नंदिनी की बात सुनकर कनिका डर जाती है और वह अपने भाई को गले से लगा लेती है। पूरे वर्मा परिवार में एक ही मर्द बचा था, अगर समर भी मर गया तो उनका पूरा वर्मा परिवार खत्म हो जाएगा। कनिका के चेहरे पर समर को लेकर डर अलग ही देखा जा सकता था। कनिका ने डरते हुए कहा, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, पर तुम हम सभी को यहाँ से जाने दो। इधर उन दोनों की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था और समर को मारने की बात करके उन दोनों ने रुद्र को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। रुद्र तेजी से विवेक और नंदिनी के पास जाता है और उन दोनों को गले से पकड़ते हुए जमीन पर गिरा देता है। रुद्र की इस हरकत से कनिका और अंगद बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि रुद्र किसी अरे गहरे को नहीं बल्कि कुमार परिवार के यंग मास्टर को मार रहा था, जो आगे चलकर पूरे कुमार परिवार का मुखिया बनेगा। रुद्र ने उन दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा, लो अब बताओ कौन अपने घुटनों पर है और कौन खड़ा है। अभी भी नंदिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। नंदिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहा, अब तो तुम लोग अगर मेरे पैर के तालवे भी चाटने के लिए तैयार हो जाओ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इससे पहले नंदिनी आगे कुछ कह पाती तभी रुद्र विवेक को लात मारता है, जहां विवेक उड़ता हुआ नंदिनी के ऊपर जाकर गिरता है। अभी रुद्र ने इन दोनों को लात ही मारी थी, तभी पीछे से कुमार परिवार के मुखिया ने बगीचे के अंदर आते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कुमार परिवार से पंगा ले रहा है। जैसे ही कनिका और अंगद कुमार परिवार के मुखिया को देखते हैं, उन दोनों की हालत बुरी हो जाती है। कुमार परिवार के मुखिया के वहां पर आते ही सबसे पहले उसकी नजर अपने बेटे पर जाती है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उनके चेहरे पर गुस्सा अलग ही देखा जा सकता था। मुखिया ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, इतनी ज्यादा हिम्मत किसमें है जिसने मेरे बेटे को मारा? अपने पिता को देखकर विवेक के अंदर भी हिम्मत आ गई। विवेक ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी ये है वो लड़का जिसने मुझे मारा, वो तो आपने आकर बचा लिया, वरना आज मुझे ये मार डालता। विवेक की बात सुनकर रुद्र ने भी कुमार परिवार के मुखिया को देखा, जो कि देखने में 50 साल के आसपास लग रहा था। मुखिया के ज्यादा दाढ़ी मूछ नहीं थी और उसके बाल पीछे से बंधे हुए थे। भले ही मुखिया के चेहरे पर गुस्सा था, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था। एक पल देखने के बाद रुद्र ने मुखिया से कहा, अच्छा तू है कुमार परिवार का मुखिया और तेरा स्तर भी 8 है। रुद्र की बात सुनकर एक पल के लिए कुमार परिवार का मुखिया, जिसका नाम जंगशेर था, वह हैरान हो गया था। जंगशेर ने ऊपर से नीचे रुद्र को देखने के बाद अपने आप से कहा, ये कौन है? इसने तो मुझे सिर्फ एक बार देखने से ही मेरे स्तर का पता लगा लिया। लड़के तेरी नजरें तो बहुत ज्यादा तेज है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जंगशेर ने कहा। जंगशेर की बात सुनकर रुद्र ने अपनी उसी अकड़ में कहा, मेरा नाम रुद्र है और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूँ। रुद्र की बात सुनकर जंगशेर ने अपने आप से कहा, हाँ मुझे याद आया, वर्मा परिवार बहुत दिनों से किसी सलाहकार को ढूंढ रहे थे, पर मुझे नहीं लगा था उनका सलाहकार इतना ज्यादा जवान होगा और साथ में ये बहुत ज्यादा रहस्यमय भी है। मुझे ऐसे ही किसी रहस्यमयी लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। पर तभी जंगशेर की नजर नंदिनी पर जाती है, जिसे देखते हुए जंगशेर ने कहा, पर मुझे डरने की क्या जरूरत, जब तक मेरे पास ये पावर हाउस है, ये मुझे हर मुसीबत से निकालेगी। अभी जंगशेर नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था, तभी नंदिनी ने जंगशेर के पास आते हुए कहा, अंकल आपको मेरा बदला लेना होगा, इस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा है।
नंदिनी की बात सुनकर जंगशेर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब आगे क्या होगा? क्या रुद्र की इस हरकत से कनिका और अंगद खतरे में आ जाएंगे या फिर इसके पीछे रुद्र की कोई चाल है? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट। URL च7 राज परिवार और 7 राजसी परिवार। हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि कुमार परिवार का मुखिया यानी जंगशेर अपने बेटे का बदला लेने के लिए आ गया था और उसने नंदिनी को आश्वासन भी दिया था कि वह रुद्र से कनिका के अपमान का बदला लेगा। नंदिनी को आश्वासन देने के बाद जंगशेर ने कनिका को देखा और बोला, मैंने हमेशा से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से बर्ताव किया, और जबकि तुम्हारा परिवार पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है, मैंने फिर भी तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से बर्ताव किया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा। अगर देखा जाए हमने तुम्हारे के ऊपर एहसान किया है और तुम इस एहसान का बदला इस तरह उतर रही हो। इससे पहले जंगशेर आगे कुछ कह पाता तभी रुद्र ने कनिका के सामने आकर कहा, अरे बूढ़ा, इसको कुछ कहने से पहले तुझे मेरे साथ बात करनी होगी। और किस एहसान की बात कर रहा है? हम सभी ने देखा है तूने हमारे यंग मास्टर के साथ किस तरह बर्ताव किया, और हमें तुझे याद दिला, तूने अपने बेटे की मिस कनिका के साथ शादी को तोड़ दिया। रुद्र की बात सुनकर जंगशेर हंसने लगता है। जंगशेर ने हंसते हुए कहा, लड़के तू तो बहुत ज्यादा समझदार है और अब तेरे पास एक ही रास्ता है, तुझे मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। जंगशेर की बात सुनकर अंगद ने जंगशेर के ऊपर चिल्लाते हुए तुरंत कहा, ये तो सीधा आत्महत्या करने के बराबर है, तू 8वें स्तर पर है, हम सभी में से कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अंगद की बात सुनकर कनिका भी डर गई थी और जंगशेर की बात सुनकर कनिका को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका इरादा हम सभी को छोड़ने का था। कनिका को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी, बस वह किसी तरह अपने भाई को बचाना चाहती थी। कनिका ने जंगशेर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को यहाँ से जाने दो। अभी कनिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इससे पहले ही रुद्र चिल्लाता हुआ जंगशेर के ऊपर हमला करने के लिए चला गया था। अच्छा तो तुझे लड़ाई करनी है, चल फिर ठीक है, मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, ले मेरे इस हमले से बच कर दिखा। रुद्र का मुक्का जंगशेर के चेहरे पर लगने ही वाला था, तभी जंगशेर एक कदम पीछे हटकर रुद्र के मुक्के को अपने हाथ से रोक लेता है। रुद्र के मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, जंगशेर को एक कदम पीछे हटना पड़ गया था। जंगशेर रुद्र की ताकत देखकर थोड़ा हैरान तो था, पर उसने रुद्र की किस्मत समझकर कहा, लड़के तेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने अपनी आधी ताकत लगाकर तेरे हमले को रोका, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता तो तेरा बचना नामुमकिन था। जंगशेर की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र बोला, मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है, जरा एक बार अपने हाथ को तो देख। रुद्र की बात सुनकर जंगशेर अपने हाथ को देखता है जिसके अंदर से खून बह रहा था। और हाँ, एक बार अपने बेटे की तरफ भी देख ले, रुद्र ने हैरान जंगशेर से कहा। रुद्र की बात सुनकर जंगशेर अपने बेटे की तरफ देखता है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जंगशेर बौखला जाता है। जंगशेर बोला, रुद्र तूने ये कैसे किया? बूढ़ा, इतना मत चिल्ला, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना, तेरे बेटे की जिंदगी मेरे हाथ में है। इतना कहने के बाद रुद्र विवेक की तरफ इशारा करते हुए अपनी उंगली को ऊपर उठाता है। जैसे ही रुद्र विवेक की तरफ इशारा करता है, विवेक के मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। असल में रुद्र ने विवेक के अंदर अपनी इविल सोल को भेज दिया था, जिसको उसने कुछ दिन पहले क्रिस्टल पर खून डालकर हासिल किया था। रुद्र की इविल सोल एक नवजात शिशु की तरह दिखाई देती थी, जिसका रंग खून की तरह पूरा लाल था। रुद्र के एक इशारे पर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जंगशेर डर गया था। जंगशेर बोला, ठीक है, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। जंगशेर की बात सुनकर रुद्र ने एक पल नंदिनी को देखा और फिर कहा, आज के बाद वर्मा परिवार के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना अंजाम तू जानता है। इतना कहने के बाद रुद्र मुड़ता है और सभी के साथ कुमार परिवार को छोड़कर जाने लगता है। जंगशेर रुद्र को जाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे भी पता था उसकी एक गलती उसके बेटे की जान निकाल सकती है। जंगशेर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, पर वह जानता था इस वक्त गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पर इसके विपरीत नंदिनी को रुद्र के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नंदिनी ने जाते हुए रुद्र को देखकर जंगशेर से कहा, अंकल क्या आप कुछ नहीं करोगे, आप उसे ऐसे ही जाने दोगे? जिस पर जंगशेर बोल, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी इसे मारकर तुम्हारा बदल लूंगा। अगर अंकल आपसे कुछ नहीं होगा तो मैं अपने परिवार के श्रेष्ठ से विनती करके इसको मरवा डालूंगी। नंदिनी ने गुस्से में कहा, परिवार में मुखिया के बाद श्रेष्ठ की पोजीशन हाई होती है। जिस परिवार में जितने ज्यादा ताकतवर श्रेष्ठ होते हैं, वह परिवार उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। नंदिनी को रुद्र पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह एक पल के लिए भी रुद्र को जिंदा नहीं देख सकती थी। अगर उसका बस चलता, वह भी इसी वक्त रुद्र को मरवा डालती। वह अपने परिवार के मुखिया की बेटी थी और उसके ऊपर आज से पहले किसी ने हाथ नहीं उठाया था। वह बचपन से ही सभी को अपने नीचे दबाते हुए आई थी, और जब आज किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
नंदिनी ने जाते हुए रुद्र को चिल्लाकर कहा, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं वादा करती हूँ तुझे साथ राजसी परिवार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। रुद्र कुमार परिवार से बाहर आ जाता है। अंगद बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज रुद्र ने वर्मा परिवार की इज्जत बचा ली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्र रुक जाता है। रुद्र बिल्कुल सीरियस था और देखने से ऐसा लग रहा था वह किसी बात को गंभीरता से सोच रहा है। चैट कौशिक परिवार। हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि रुद्र ने कुमार परिवार के यंग मास्टर और अग्रवाल परिवार की बेटी से पंगा ले लिया था। उन दोनों परिवार से बचने के लिए रुद्र ने लॉर्ड सिटी के सबसे ज्यादा अमीर कौशिक परिवार से दोस्ती करने के बारे में सोचा था। अब आगे रुद्र ये बात बहुत अच्छे से जानता था, अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो कुमार परिवार को उन्हें खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए रुद्र बिना सोचे समझे सभी के साथ कौशिक परिवार की ओर निकल जाता है। भले ही कौशिक परिवार का लॉर्ड सिटी में बोलबाला नहीं था, पर यह बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। कौशिक परिवार बहुत ज्यादा अमीर है और साथ राजसी परिवार वाले भी उनकी बात सुनते हैं। रुद्र जल्दी ही कौशिक परिवार की इमारत के पास पहुंच जाता है। कौशिक परिवार की इमारत कुमार परिवार के घर से कई गुना बड़ी थी और उसे दूर से भी देखा जा सकता था। जैसे ही रुद्र इमारत के पास पहुंचता है उसे दो गार्ड दिखाई देते हैं जिनके हाथ में भाला था। उन दोनों गार्ड को देखकर रुद्र ने अपने आप से कहा, यहाँ के तो गार्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं वे दोनों गार्ड जैसे ही रुद्र और सभी लोगों को देखते हैं उनका मुंह बन जाता है। बेशक वे दोनों गार्ड सामने से आई भीड़ को देखकर खुश नहीं थे। रुद्र उन दोनों गार्ड के सामने आकर रुक जाता है और उस गार्ड से कहता है, जाओ अपने मास्टर को बताओ कि तुमसे मिलने के लिए वर्मा परिवार की मिस आई है। रुद्र ने ये बात थोड़ी अकड़ में कही थी, इसलिए उन दोनों गार्ड को गुस्सा आ गया था। उनमें से एक गार्ड ने कहा, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू मेरी तरफ देखकर भी बात नहीं कर रहा। तभी दूसरा गार्ड बोला, क्या कहा तुमने? वर्मा परिवार? ये कौन सा परिवार है? मैंने तो आज से पहले वर्मा परिवार का नाम नहीं सुना। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे नहीं लगता हमें इन सभी को अंदर जाने देना चाहिए, पहले वाले गार्ड ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र तुरंत बोला, तुम दोनों कौशिक परिवार के गार्ड हो और तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर। रुद्र की बात सुनकर उन दोनों गार्ड को गुस्सा आ गया था। उनमें से एक गार्ड ने रुद्र के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, लड़के तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। क्या कहा तुमने? मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूं? लगता है बाहर के लोग ये बात नहीं जानते कौशिक परिवार वाले अपने मेहमानों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। अभी रुद्र ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी अंदर से एक 20 वर्षीय लड़की बाहर आती है। वह लड़की भी कनिका की तरह ही सुंदर थी और उसने भी शाही पोशाक पहन रखा था। जैसे ही वे दोनों गार्ड उस लड़की को देखते हैं वे उसके सामने झुक जाते हैं और उसे रुद्र के बारे में बताने लगते हैं, मिस, ये लड़का यहाँ पर तमाशा कर रहा है इसलिए हम इसे यहाँ से भगा रहे थे। जैसे ही अंगद की नज़र उस लड़की पर पड़ती है वह उसे पहचान लेता है। अंगद ने उस लड़की को देखते हुए रुद्र से कहा, रुद्र ये तो वही लड़की है जो हमें कुछ दिनों पहले बाजार के अंदर मिली थी और तुमने इस लड़की की मदद नकली क्रिस्टल पहचाने में भी की थी। रुद्र ने भी उस लड़की को देखते हुए अपने आप से कहा, मुझे नहीं लगा था ये लड़की मुझे इस जगह पर मिलेगी, चलो ये भी अच्छा है, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। वह लड़की रुद्र के पास आती है और उससे कहती है, मेरा नाम जानवी है और मैं इसी जगह पर रहती हूँ, यहाँ के मुखिया मेरे अंकल है, क्या मैं जान सकती हूँ तुम सभी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? रुद्र बोला, मेरा नाम रुद्र है और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूँ। मैंने सुना है कौशिक परिवार बिजनेस करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मिस कनिका को लेकर आया हूँ, इन्हें आपको कुछ बेचना है। इधर कनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वह चुपचाप रुद्र के साइड में खड़ी थी। वही जानवी ने रुद्र की बात सुनकर सभी को अंदर ले जाते हुए कहा, अच्छा तो आपको हमारे साथ बिजनेस करना है, ठीक है, आपको जो कुछ भी बेचना है पहले उसे मैं देखूंगी और फिर मास्टर को दिखाया जाएगा। इतना कहने के बाद जानवी सभी को अंदर लेकर चली जाती है। इधर दोनों गार्ड ने भी रुद्र और जानवी की सारी बातें सुन ली थी। उनमें से एक गार्ड ने परेशान होते हुए दूसरे वाले गार्ड से कहा, क्या ये लड़का सच में हमारी मिस का दोस्त है? अगर ऐसा हुआ तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जिस पर पहले वाले गार्ड ने कहा, अरे तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? तुम्हें कहां से लगता है वह फटीचा हमारी मिस का दोस्त हो सकता है? तुम देखना, इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ज्यादा महंगी हो, हमारी मिस इन लोगों को जल्दी ही बाहर फेंकवा देगी। पहले वाले गार्ड की बात सुनकर दूसरे वाला गार्ड भी संतुष्ट हो जाता है। इन लोगों को एक बार बाहर आने दो, फिर मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा, खासकर उस लड़के को जो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। इधर जानवी ने रुद्र और सभी को एक कमरे के अंदर बैठा दिया था और खुद रुद्र के सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। जानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह रुद्र के साथ अच्छे से बर्ताव कर रही थी। जानवी ने मुद्दे पर आते हुए रुद्र से कहा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम हमें क्या बेचने वाले हो? जानवी का नेचर देखकर रुद्र को जानवी कहीं से भी चालाक नहीं लग रही थी, बल्कि उसे तो वह बहुत ज्यादा सीधी लग रही थी। रुद्र ने एक कागज को बाहर निकालते हुए अपने आप से कहा, भले ही ये एक शाही परिवार से आती है पर इसे मुझसे ज्यादा बिजनेस करना नहीं आता होगा।
एक शाही परिवार में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन पर परिवार का मुखिया राज करता है। मुखिया के बाद श्रेष्ठ की पोजीशन हाई होती है। हालांकि ये बात अलग है, परिवार में श्रेष्ठ की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि श्रेष्ठ की ताकत परिवार के मुखिया जितनी या फिर उससे कम होती है। रुद्र उस कागज को निकालने के बाद टेबल पर रख देता है। वह कागज देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, बस उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए थे। उस कागज को ध्यान से देखने के बाद जानवी को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि उस कागज के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद जानवी के मुंह से हैरानी में निकला, पहले अस्तर की फॉर्मेशन। जानवी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारी दुनिया के अंदर फॉर्मेशन मास्टर बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से फॉर्मेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर्मेशन की मदद से कोई भी अपनी जगह को सुरक्षित कर सकता था और किसी मार्शल आर्टिस्ट को फंसाकर उसे जान से भी मार सकता था। भले ही वह फॉर्मेशन पहले अस्तर की थी, पर लोड सिटी जैसी जगह पर वह फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा रेयर थी। जानवी उस फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही थी और जितना ज्यादा वह उस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रही थी, वह उतनी ही ज्यादा हैरान हो रही थी। इधर अंगद और कनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जानवी उस कागज के टुकड़े को इतने ज्यादा ध्यान से क्यों देख रही है। अंगद ने कनिका के पास जाकर कहा, मिस, इस कागज पर तो कल रात रुद्र कुछ लिख रहा था। जिस पर कनिका ने हैरानी में कहा, हाँ, इस बारे में तो मुझे भी पता है, पर वह इस कागज को इतने ध्यान से क्यों देख रही है। जानवी ने कुछ पल रुद्र को देखा और फिर कहा, चलो बताओ, इस फॉर्मेशन का रेट क्या है। मुझे नहीं पता ये फॉर्मेशन कितने की है, आप बताओ, आपके हिसाब से इसका क्या रेट है। रुद्र ने शांति से कहा, मैं तुम्हें इस इंफॉर्मेशन के 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूं। जानवी बोली। जैसे ही कनिका और अंगद 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते हैं, वे दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि इस कागज के टुकड़े की इतनी ज्यादा कीमत होगी। वही जानवी की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जानवी से कहा, सिर्फ 50,000, ये तो इस फॉर्मेशन की बहुत कम कीमत है। अगर आप इस फॉर्मेशन की सही कीमत नहीं लगाओगे तो हम यहाँ से जा रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर जानवी ने तुरंत कहा, 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन इस फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सही है। इस फॉर्मेशन को हाथ से बनाया गया है और मुझे तो ये भी नहीं पता ये फॉर्मेशन सही भी है या नहीं। रुद्र बोला, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मेरी फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी और कीमत नहीं बढ़ा सकती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुद्र की बात सुनकर जानवी सोच में पड़ जाती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद जानवी ने रुद्र से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अभी भी रुद्र के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जानवी की बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ है। रुद्र ने कहा, लगता है आपको ये फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये फॉर्मेशन 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा की है। अब जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जानवी ने अपने आप से कहा, ये पहले स्टेयर की फॉर्मेशन है और इस पर कुछ ऐसे चित्र भी बने हुए हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। क्या मुझे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? अगर मैं ऐसा करूंगी तो इससे मुझे नुकसान हो जाएगा। अभी जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी जानवी की नज़र कनिका पर जाती है। जानवी ने कनिका के पास जाते हुए कहा, तुम इस फॉर्मेशन को हमें बेच दो। इस पूरी सिटी में तुम्हें इस फॉर्मेशन के 1.5 लाख से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन कोई नहीं देगा। जानवी की बात सुनकर कनिका घबरा जाती है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वही जानवी ने आगे कहा, अगर तुम इस फॉर्मेशन को हमें बेच देती हो तो हम तुम्हें अपना वीआईपी गेस्ट बनाने के लिए तैयार है और आगे हम तुम्हारे साथ बहुत सारे बिजनेस करेंगे। चेन्नई डार्कफील्ड का राज। हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि कौशिक परिवार का मुखिया यशवंत कौशिक रुद्र की फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन लगाता है। अब आगे, जैसे ही यशवंत उस फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन बोलता है, कनिका और अंगद हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि जानवी भी अपने मास्टर को हैरानी में देख रही थी। इस वक्त उस जगह पर सन्नाटा छा चुका था और किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी रुद्र ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, मुझे अपनी फॉर्मेशन नहीं बेचनी, ये 10 लाख से भी ज्यादा की है। रुद्र की बात सुनकर यशवंत भी हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल यशवंत ने रुद्र से कहा, देखो लड़के, मैं जानता हूँ सौदा करना तुम्हारे हाथों में है, पर मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 10 लाख स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा नहीं दे सकता। रुद्र की बात सुनकर कनिका के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि यशवंत ने जो कीमत लगाई थी वह बहुत ज्यादा थी और रुद्र उस कीमत में भी फॉर्मेशन को बेचने के लिए तैयार नहीं था। कनिका ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र, हमें इस फॉर्मेशन को बेच देना चाहिए, इससे ज्यादा कीमत हमें कहीं पर नहीं मिलेगी। कनिका की बात सुनकर रुद्र तस से मज नहीं हुआ था, बल्कि उसने गुस्से में फॉर्मेशन को उठाते हुए यशवंत से कहा, ठीक है, अगर आप इसकी ज्यादा कीमत नहीं लगाओगे तो हम यहाँ से जा रहे हैं। रुद्र ने यह बात अकड़ और गुस्से में कही थी। यशवंत को भी रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ गया था। यशवंत ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए रुद्र से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं।
यशवंत की एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था, रुद्र अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया हो, पर रुद्र अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर पहले वाली कुटिल मुस्कुराहट बेकरार थी। रुद्र ने यशवंत के प्रेशर को झेलते हुए कहा, क्या कौशिक परिवार वाले अपने मेहमान के साथ इसी तरह बर्ताव करते हैं? यशवंत बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? मुझे तुमसे किस बात का डर लगेगा? मैं तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया था। मैंने सुना है कौशिक परिवार बिजनेस करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। पर अगर यह बात बार फैल गई कि कौशिक परिवार अपने कस्टमर के साथ किस तरह बर्ताव करता है तो आपकी बहुत बदनामी होगी। और रही बात मेरी, मुझे मेरी बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्र की बात सुनकर यशवंत रुक जाता है और हंसने लगता है। वही अंगद, कनिका और जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यशवंत बैठ जाता है और रुद्र से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। अगर वर्मा परिवार के पास तुम्हारे जैसा लड़का है तो वर्मा परिवार को उठने से कोई नहीं रोक सकता। यशवंत की बात सुनकर रुद्र भी बैठ जाता है और यशवंत से कहता है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको ये भी पता होगा मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। जिस पर यशवंत ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी कुछ शर्तें भी हैं, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। यशवंत की बात सुनकर रुद्र खुश हो जाता है। रुद्र ने यशवंत को फॉर्मेशन देते हुए कहा, इस फॉर्मेशन की कीमत 50 लाख है, आपको मुझे 5 लाख अभी देने होंगे और बाकी के 45 लाख में बाद में लूंगा। रुद्र की बात सुनकर यशवंत भी बिना किसी हिचक के रुद्र की बात मान जाता है। यशवंत ने रुद्र से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख देने के लिए तैयार हूं और जब तक तुम्हारा कर्ज हमारे ऊपर रहेगा हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इतना कहने के बाद यशवंत जानवी से रुद्र को 5 लाख देने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। जानवी भी यशवंत के कहे अनुसार रुद्र को 5 लाख दे देती है और जब वर्मा परिवार उस जगह से चला जाता है, जानवी अपने मास्टर यशवंत के पास जाती है। यशवंत अभी भी उस फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देख रहा था। जानवी ने यशवंत के पास जाते हुए कहा, अंकल आपने इस फॉर्मेशन को 50 लाख में क्यों खरीदा, जबकि मैंने तो इसकी कीमत 3 लाख लगाई थी। जानवी की बात सुनकर यशवंत ने जानवी को अपने पास बुलाते हुए कहा, जरा मेरे पास आओ, तुमको मैं बताता हूं मैंने इस फॉर्मेशन को 50 लाख में क्यों खरीदा। यशवंत की बात सुनकर जानवी भी अपने अंकल के पास चली जाती है। यशवंत बोला, जरा इस फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से देखो, तुमने आज से पहले ऐसे चित्र कभी नहीं देखे होंगे जो इस फॉर्मेशन के अंदर बने हुए हैं। पूरे साम्राज्य के अंदर यह फॉर्मेशन सिर्फ एक है। अपने अंकल की बात सुनकर जानवी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। भले ही वह पहले स्तर की फॉर्मेशन थी, पर अगर ऐसी फॉर्मेशन पूरे साम्राज्य में एक है तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेयर थी। जानवी ने अपने अंकल से पूछा, क्या ये प्राचीन समय की फॉर्मेशन है? जिस पर यशवंत ने कहा, हाँ तुम कह सकती हो, हमारी दुनिया के अंदर प्राचीन समय की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है। हालांकि प्राचीन फॉर्मेशन बनाने की विधियां बहुत सी किताबों के अंदर है, पर हमारे पास वे किताबें नहीं है। अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कहूँ, इस फॉर्मेशन के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद यशवंत ने आगे कहा, इस वक्त तुम्हारा भाई जिस भी जगह पर है उसे वर्मा परिवार की रक्षा करने पर लगा दो, क्योंकि मैंने सुना है वर्मा परिवार ने कुमार परिवार के साथ दुश्मनी मोल ली है। अपने अंकल की बात सुनकर जानवी ने तुरंत कहा, पर हम उनकी रक्षा क्यों करें, उन्होंने कुमार परिवार के साथ दुश्मनी करी है, ना कि हमने। जानवी की बात सुनकर यशवंत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। यशवंत ने कहा, लगता है तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत है, तुम इस शोधे को समझी नहीं हो। उस लड़के ने हमसे पूरे 50 लाख ना लेकर सिर्फ 5 लाख लिए है, बाकी 45 लाख में उसने हमें अपनी रक्षा की जिम्मेदारी दी है। अपनी बात खत्म करने के बाद यशवंत ने अपने आप से कहा, वह लड़का जितना ज्यादा साधारण लगता है वह उतना है नहीं। वही रुद्र कौशिक परिवार से निकलने के बाद कनिका अंगद और समर के साथ एक होटल के अंदर चला गया था और होटल के एक कमरे में बैठकर ध्यान लगा रहा था। रुद्र ध्यान लगाकर वातावरण के अंदर एनर्जी को अपने अंदर ले रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे रुद्र की ताकत बढ़ रही थी। इस दुनिया के अंदर ध्यान लगाकर अपनी ताकत को बढ़ाना एकमात्र ही सरल तरीका है और अधिकतर लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। अभी रुद्र ध्यान में ही बैठा हुआ था, तभी रुद्र के पास अंगद आया। अंगद परेशान लग रहा था और उसने रुद्र के पास आते ही कहा, रुद्र बहुत बुरी खबर है, अग्रवाल परिवार की मिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अंगद की बात सुनकर रुद्र अपनी आंखें खोलता है और अंगद से कहता है, अच्छा तो आखिरकार वे लोग आ ही गए। रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट थी। अंगद भी रुद्र को शांत देखकर हैरान था, यहाँ तक कि उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि बाहर उसके दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। अंगद ने रुद्र से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिस पर रुद्र ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, हमें किस बात का डर, मैं तो बहुत देर से उनका ही इंतजार कर रहा था। तुम एक काम करो, मिस कनिका और यंग मास्टर को बाहर लेकर आ जाओ। होटल के बाहर नंदिनी बहुत सारे लोगों के साथ खड़ी थी। नंदिनी के साइड में उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। वह लड़का कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि साथ राजसी परिवार में से एक परिवार से आया था।
नंदिनी की खुशी सातवें आसमान पर थी क्योंकि आज उसका बदला पूरा होने जा रहा था। नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, वर्मा परिवार वालों बाहर निकलो, मैं भी देखती हूँ आज तुम यहाँ से बचकर कैसे जाते हो। आज मैं तुमको पूरी तरह खत्म करने के लिए आई हूँ। कुछ समय बाद पूरा वर्मा परिवार होटल से बाहर आ जाता है। सबसे आगे कनिका और उसका भाई खड़ा था, जहां अंगद और रुद्र उन दोनों के पीछे खड़े थे। कनिका ने बाहर आते ही नंदिनी से कहा, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? आखिरकार अग्रवाल परिवार की मिस यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आए हैं? कनिका की बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए कनिका से कहा, लगता है इतने सारे लोगों को देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बात तो तू भी बहुत अच्छे से जानती है। मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्यों लेकर आई हूँ मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। तूने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था, आज मैं पूरे वर्मा परिवार को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। इतने सारे लोग। और नंदिनी की बात सुनकर कनिका डरने लगती है, पर तभी कनिका की नजर रुद्र पर जाती है, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। कनिका ने अपने आप से कहा, जब तक रुद्र नहीं डर रहा है हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सोचने के बाद कनिका बोली, वर्मा परिवार को खत्म करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वर्मा परिवार लॉर्ड्स सिटी में 300 साल से भी ज्यादा से है और तुम अभी 30 साल पहले ही लॉर्ड्स सिटी में आए हो, इसलिए सोच समझकर बोलो कौन किसे खत्म करने वाला है। कनिका की बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ गया था और वह गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई थी। नंदिनी अपने शरीर की पूरी एनर्जी को अपने हाथों में कंसंट्रेट करते हुए तेजी से कनिका पर हमला करने के लिए जाने लगती है। पर तभी नंदिनी का चचेरा भाई जो राजसी परिवार में से था वह नंदिनी को रोक लेता है। उसकी उम्र भी नंदिनी के बराबर थी और उसने भी शाही पोशाक पहन रखा था। नंदिनी ने उस लड़के से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जिस पर उस लड़के ने कहा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद उस लड़के ने कनिका से कहा, मैं आपसे नंदिनी की तरफ से माफी मांगता हूं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ पर आपके सलाहकार रुद्र को लेने के लिए आए हैं। आप अपने सलाहकार को हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बदले में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अपने चचेरे भाई की बात सुनकर नंदिनी ने उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे बीच में ऐसा कोई भी सौदा नहीं हुआ था, तुमने पूरे वर्मा परिवार को बर्बाद करने का वादा किया था। नंदिनी की बात सुनकर उस लड़के ने दोबारा से नंदिनी को चुप कराते हुए कहा, क्या मैंने तुमको बीच में बोलने के लिए कहा? चुपचाप उसी जगह पर खड़ी रहो। नंदिनी को चुप कराने के बाद उस लड़के ने आगे कहा, तो आपने क्या फैसला किया है? क्या आप अपने सलाहकार को हमारे हवाले करने के लिए तैयार है? एक बार सही से सोच लीजिए, आप हमारी मदद से अपने वर्मा परिवार को दोबारा से भी खड़ा कर सकती है। अब आगे क्या होगा? क्या कनिका राज की बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी और रुद्र को अपने वर्मा परिवार के लिए राज के हवाले कर देगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए क्रूर मार्शल आर्टिस्ट चैटेन रुद्र की सटीक योजना। उस लड़के की बात सुनकर कनिका बोली, भले ही रुद्र हमारे परिवार का सलाहकार है, पर हम इसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, हम रुद्र को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हें एक मौका देना चाहता था, पर लगता है तुम्हें वह मौका नहीं चाहिए। अगर मैंने तुमको अपनी असली पहचान बता दी तो तुम मेरे साथ लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। मेरा नाम राज सेन है और मैं डार्क फील्ड के मास्टर का स्टूडेंट हूँ। राज की बात सुनकर कनिका के अंदर बची कुची हिम्मत खत्म हो गई थी, अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या तुम सच में सात राजसी परिवार में से एक परिवार से आते हो? कनिका की ऐसी हालत देखकर नंदिनी को अलग ही मजा आ रहा था। नंदिनी ने कनिका से कहा, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी, अब वह हिम्मत कहाँ गई? कनिका अपनी ही सोच में गुम थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नंदिनी ने अपने आप से कहा, मुझे पहले से ही पता था अग्रवाल परिवार का संबंध सात राजसी परिवार में से एक के साथ है, वरना जंगशेर अंकल इसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों करते? कनिका कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी क्योंकि उसके सामने कोई साधारण लड़का नहीं खड़ा था। कनिका रुद्र के पास जाती है और उससे धीमी आवाज में कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? कनिका की बात सुनकर रुद्र आगे चला जाता है। रुद्र के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कुराहट थी, जो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी थी। इस वक्त रुद्र 12 से भी ज्यादा लोगों के सामने निडर खड़ा था। रुद्र ने चिल्लाते हुए राज से कहा, तू अकेला आना चाहेगा या फिर सभी के साथ? रुद्र की बात सुनकर राज ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा तू है वर्मा परिवार का सलाहकार, अगर मैं सभी के साथ तुझसे लड़ने के लिए आऊंगा तो डार्कफील्ड का नाम खराब हो जाएगा। तेरे जैसे गुलाम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहने के बाद राज तेजी से भागता हुआ रुद्र के ऊपर हमला कर देता है। राज रुद्र का गला पकड़ने ही वाला था, तभी रुद्र 2 कदम पीछे हट जाता है। भले ही राज रुद्र का गला नहीं पकड़ पाया था, पर उसने अपने नाखून से रुद्र के चेहरे पर हल्का कट मार दिया था। कनिका ने रुद्र की चिंता करते हुए कहा, रुद्र क्या तुम ठीक हो? जिस पर रुद्र राज को देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और हमारी लड़ाई के बीच में मत आना। राज ने ये हमला अचानक से किया था और रुद्र ने तब भी राज के हमले को डोज कर लिया था। राज बोला, तू इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, कम से कम तू मेरे हमले को डोज तो कर सकता है।
राज की बात सुनकर रुद्र अपनी एनर्जी को अपने हाथ में कंसंट्रेट करता है और धीरे धीरे रुद्र का हाथ रुद्र की लाल एनर्जी से कवर हो जाता है। वही राज अभी भी रुद्र के बारे में सोच रहा था, आखिरकार यह मेरी एनर्जी के प्रेशर को महसूस करके डर क्यों नहीं रहा, बल्कि यह तो मुझे खुश दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इससे अजीब फीलिंग आ रही है, कहीं ये शैतानी पथ पर तो नहीं चलता। जो कोई भी शैतान की राह पर चलता है वह असुर की मार्शल आर्ट को सीखता है। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बुरे से बुरे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है या फिर कौन नहीं। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट पागलों की तरह लड़ते हैं। अगर यह शैतानी मार्शल आर्टिस्ट रहा तो मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट पागलों की तरह हमला करते हैं। इतना सोचने के बाद राज दोबारा से रुद्र के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। इस बार राज की स्पीड पहले से ज्यादा थी और वह पलक झपकते ही रुद्र के पास पहुंच जाता है। रुद्र को कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला था, यहाँ तक कि रुद्र तो राज को देख भी नहीं पाया था। जब रुद्र नीचे देखता है तो उसे अपने पेट पर राज का हाथ दिखाई देता है। रुद्र पर हमला करने के बाद राज ने अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा, मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तेरी एनर्जी को रोक दिया, अब तू चाहकर भी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद राज रुद्र की तरह ही अपने दूसरे हाथ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ऐसा करते ही राज का दूसरा हाथ हरे रंग की एनर्जी से कवर हो जाता है। राज बोला, अब तेरी कोई भी मार्शल आर्ट काम नहीं आएगी, क्योंकि बिना एनर्जी के तू अपनी मार्शल आर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद राज रुद्र को मारने ही वाला था, तभी रुद्र अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए राज को मुक्का मारता है। रुद्र का मुक्का इतना तेज था, राज उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। राज जल्दी से खड़ा होता है और हैरानी में रुद्र को देखने लगता है। राज ने रुद्र से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तेरी एनर्जी को रोक दिया था, फिर तू अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। जैसे ही राज की बात खत्म होती है रुद्र खून की उल्टी करके नीचे गिर जाता है। रुद्र को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत ज्यादा थक गया हो। रुद्र की ऐसी हालत देखकर अंगद और कनिका तेजी से रुद्र के पास आते हैं और उसे पूरी तरह गिरने से संभालते हैं। तभी राज की आवाज आई, मुझे समझ में आ गया, मैंने इसकी एनर्जी को रोक दिया था पर इसने फिर भी जबरदस्ती अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा घायल हो गया है। हालांकि मैं भी घायल हूं, पर इस वक्त इसकी ऐसी हालत है मैं अपने एक ही हाथ से इसे मार सकता हूं। इतना कहने के बाद राज तेजी से रुद्र की ओर बढ़ने लगता है, जहां कनिका राज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही राज कनिका के पास पहुंचता है वह उसके साइड से जाता हुआ रुद्र के करीब पहुंच जाता है। अंगद राज को रुद्र से दूर करने की कोशिश करता है, पर राज का एक ही मुक्का अंगद को रुद्र से दूर कर देता है। अब रुद्र की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं था और रुद्र की हालत ऐसी थी वह अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहा था। राज रुद्र को मारने ही वाला था, तभी वहां पर एक लड़का आकर राज का हाथ पकड़ लेता है। उस लड़के की उम्र भी रुद्र और राज के बराबर थी और उसने भी राज की तरह सफेद रंग का शाही पोशाक पहन रखा था। उस लड़के का नाम सार्थक था और वह रुद्र की रक्षा करने के लिए आया था। नंदिनी सार्थक को देखकर पहचान गई थी और वह उसे इस जगह पर देखकर हैरान भी थी। नंदिनी ने अपने आप से कहा, ये लड़का तो कौशिक परिवार से है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। नंदिनी ही नहीं बल्कि उस जगह पर जितने भी लोग थे वे सभी सार्थक को देखकर हैरान थे और कुछ ऐसा ही हाल राज का भी था। सार्थक बोला, मैं जानता था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले, क्या तुम्हारा इतने लोगों को मारकर मन नहीं भरा। सार्थक की बात सुनकर राज ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूँ। देख, मैं तुझे इस लड़के को मारने नहीं दे सकता, मुझे इस जगह पर यशवंत अंकल ने भेजा है, हम दोनों का स्तर बराबर है, पर इस वक्त तू घायल है, मैं तुझे बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, इसलिए पीछे हट जा। तू भी यह बात अच्छे से जानता है, मेरे जैसे मार्शल आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानते, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। क्या तू मेरे साथ लड़ाई करके हम दोनों परिवार के बीच में जंग शुरू करना चाहता है। सार्थक की बात सुनकर राज के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। राज ये बात बहुत अच्छे से जानता था, हम दोनों परिवार के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। अगर आज उन्होंने लड़ाई करी तो इन दोनों की वजह से दोनों परिवारों के बीच में जंग शुरू हो सकती है। राज ने अपने आप से कहा, मुझे ये बात पता है एक ना एक दिन हम दोनों परिवार के बीच में लड़ाई होनी चाहिए, पर वह लड़ाई मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे परिवार की सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। इतना सोचने के बाद आखिरकार राज ने पीछे हटने का फैसला ले लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इन दोनों छोटे परिवार के झगड़े की वजह से हमारे परिवार में जंग शुरू हो जाए। राज पीछे मुड़ता है और उस जगह से जाने लगता है, पर तभी उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि रुद्र ने खंजर को उसके आर पार कर दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था, किसी को भी कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला था। सार्थक भी इस जगह पर खड़ा हुआ रुद्र को देख रहा था और सार्थक इतना ज्यादा डर गया था उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सार्थक का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। कनिका ने भी डर की वजह से अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया था और अंगद की तो हालत ही खराब हो गई थी।
जैसे ही नंदनी को सब कुछ समझ में आता है वह शोक के साथ बेहोश हो जाती है। राज के पेट से खून पानी की तरह बह रहा था। राज धीरे धीरे अपनी नाक को पीछे की तरफ घुमाता है जहां उसे रुद्र दिखाई देता है जो अपने चेहरे पर शैतानी हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। राज ने दर्द में कराते हुए रुद्र से कहा, तू मुझे कैसे मार सकता है? कुछ समय पहले तू इतना ज्यादा घायल था, फिर तू इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया और तेरी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो गई। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो लड़का कुछ समय पहले मरने की कगार पर था वह इतनी जल्दी हील कैसे हो गया और उस लड़के की स्पीड भी पहले से दुगनी हो गई। राज की नजर रुद्र की स्माइल पर जाती है। रुद्र बोल, क्या तू अभी तक नहीं समझा? रुद्र की बात सुनकर राज को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब मैं इसके जाल में फंस गया। इतना कहने के बाद राज सार्थक की तरफ देखता है और हल्की स्माइल के साथ सार्थक से कहता है, तू भी इसके जाल में फंस गया। इससे पहले राज आगे कुछ कह पाता तभी रुद्र अपने खंजर को दोबारा से राज के आर पार कर देता है और आखिरकार राज मारा जाता है। सार्थक अभी भी भूत की तरह खड़ा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था उसे कुछ भी समझने का वक्त नहीं मिला था। सार्थक इतना ज्यादा डर गया था, कुछ सेकंड के अंदर उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। रुद्र राज को मारने के बाद होटल के अंदर जाने लगता है। रुद्र ने होटल के अंदर जाने से पहले सार्थक से कहा, तुम्हें यशवंत अंकल ने यहाँ पर भेजा है ना, उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद करना और हाँ, तुम्हें और लोग भेजने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रुद्र होटल के अंदर चला जाता है जहां राज अपने आप को संभालने के बाद सीधा यशवंत के पास चला जाता है। यशवंत के पास पहले से ही जानवी मौजूद थी और वह यशवंत के साथ कुछ बात कर रही थी। यशवंत को नमस्कार करने के बाद सार्थक यशवंत को सारी बात बता देता है जहां सार्थक की बात सुनने के बाद यशवंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यशवंत ने कुर्सी से खड़े होते हुए गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? सच में उसने ऐसा किया है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसने हमें कितनी बड़ी समस्या में डाल दिया। जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जानवी बोली, अंकल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार उस लड़के ने हमारे लिए मुसीबत कैसे खड़ी कर दी। यशवंत ने दुखी मन के साथ कहा, बेटा तुम बहुत ज्यादा नादान हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसने राज को मारा उस वक्त वहां पर सार्थक मौजूद था और सभी लोगों ने उस जगह पर सार्थक को देखा है। क्या तुम ये बात मानने के लिए तैयार हो? राज को सार्थक ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। पर अंकल राज को तो रुद्र ने मारा है और सभी लोगों ने राज का खून होते हुए देखा है। अब सार्थक ने जानवी को समझाते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी इस बात पर विश्वास करोगी एक छोटे परिवार के लड़के ने राजसी परिवार के लड़के को मार दिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भला एक साधारण लड़का राजसी परिवार के लड़के को कैसे मार सकता है? मैं भी यही कहना चाहता हूं, जब तुम ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही तो और लोग कैसे विश्वास करेंगे कि राज को मैंने नहीं बल्कि रुद्र ने मारा है। अब जानवी को भी सब कुछ समझ में आ गया था कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। जानवी ने वर्मा परिवार को कोसते हुए कहा, हमें कभी भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, उनकी वजह से आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। जसवंत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है जो हम उस लड़के से मिले, उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। तुम ही सोचो, पहले वह बहुत ज्यादा घायल था पर जैसे ही उस जगह पर सार्थक आया वह अपने आप ही ठीक हो गया, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, इसलिए वह घायल होने का नाटक कर रहा था। जानवी ने पूछा, पर उसे कैसे पता था कि मुझे कौशिक परिवार से बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा? क्योंकि वह पहले से ही जानता था, जब उसने हमें वह फॉर्मेशन दी थी वह उसी वक्त समझ गया था हम लोग उसे बचाने के लिए किसी ने किसी को जरूर भेजेंगे और उसने उसी वक्त ये योजना बनाई होगी और हम उसके जाल में फंस भी गए। पर अंकल क्या उसे डर नहीं लगता? उसने लॉर्ड सिटी के दो सबसे बड़े परिवार के साथ दुश्मनी मोल ली है। नहीं बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती उसका दिमाग कितना तेज चलता है। जब हम दोनों परिवार के बीच में लड़ाई होगी वह उसी का फायदा उठाकर लोटास सिटी छोड़कर चला जाएगा। इतना कहने के बाद यशवंत ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, ये लड़का तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा चालाक है। अब आगे क्या होगा? क्या कौशिक परिवार रुद्र के इस जाल से बच पाएंगे और क्या रुद्र को राजसी परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए करूर मार्शल आर्टिस्ट। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर।